श्रोडर और बेरी उसी छोटी बोट से निकल गए जिससे वो वहां आए थे। जियांग फे की खबर इतनी शॉकिंग थी कि श्रोडर ने ये पूछने का सोचा भी नहीं कि जियांग फे वहां क्यों आया था और उसने जेनी के बारे में क्यों पूछा था। चूंकि श्रोडर ने कुछ पूछा नहीं, इसलिए जियांग फे भी एक्सप्लेन करने से बच गया। उन दोनों के जाने के बाद जियांग फे पलटकर जापानीज टेक्नीशियंस को देखने लगा। जियांग फे काफी परेशान लग रहा था। देखा जाए तो ये लोग जापानीज प्लॉट के जिंदा सबूत थे, लेकिन श्रोडर ने गलती से उन्हें जियांग फे का हॉस्टेज समझ लिया था और इसलिए उसने बातचीत के दौरान उनका जिक्र तक नहीं किया। लेकिन अब जब श्रोडर जा चुका था, जियांग फे उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता था। अब मेरे पास उससे कांटेक्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। जियांग फे ने बेमन से हाँ टियान्यू को कांटेक्ट किया। ब्रदर यू, मैं अभी वेस्ट पैसिफिक ओशन के एक छोटे से आइलैंड पर हूं। मुझे पिक करने के लिए एक वेसल भेज दो। अपनी बात खत्म करने के बाद जियांग फे ने आगे कहा, ओल्ड मैन हाई के किसी आदमी को भी यहां भेज देना। अच्छा रहेगा अगर वो इंटेरोगेशन में एक्सपर्ट हो। डैम ब्रदर, तुमने क्या कर दिया? तुमसे किसने पंगा लिया? हाँ, टियान्यू बहुत हैरान था। उसे लगा कि किसी ने फिर से जियांग फे के साथ कोई मुसीबत मोल ले ली है। इस बार मामला बहुत बड़ा है। अगर हो सके तो तुम भी आ जाओ। फोन पर समझाना मुश्किल है, जियांग फे ने कुछ सोचने के बाद कहा। ठीक है, मुझे अपनी करंट लोकेशन भेजो, मैं जल्द से जल्द आता हूं। हाँ, टियान्यू ने कहा। ओके। जियांग फे ने सिर हिलाया और फोन काट दिया। फिर वो पलटकर उन जापानीज लोगों को देखने लगा। जियांग फे ने उन लोगों को जमीन पर बिठा दिया था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उनमें से कोई भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि आइलैंड से बाहर जाने वाला इकलौता हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका था। अगर किसी ने भागने की कोशिश भी की तो वो सिर्फ समंदर में डूबकर मरेगा। जियांग फे को न सिर्फ उनके भागने की कोई फिक्र थी, बल्कि उसे उनके पलटवार का भी कोई डर नहीं था। बैटल कैपेबिलिटीज वाले इकलौते बायो ह्यूमन गार्ड्स पहले ही मारे जा चुके थे। बचे हुए 2 पायलट्स के पास सिर्फ स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस जितनी ही ताकत थी और उनकी तुलना लेवल 1 मेटा ह्यूमन से भी नहीं की जा सकती थी, इसलिए उनसे जियांग फे को कोई असली खतरा नहीं था। इसके अलावा ये लोग जियांग फे को लेवल 4 बायो ह्यूमन्स को मारते हुए देखकर पहले ही बहुत बुरी तरह डरे हुए थे। अगर वो जियांग फे से लड़ते तो पक्का मारे जाते। जियांग फे ने लगभग पूरा एक दिन उन पर नजर रखने में बिता दिया। रात होने पर जियांग फे गेम में लॉगिन नहीं हुआ, क्योंकि उसे डर था कि गेम में जाने के बाद गहरी नींद का फायदा उठाकर ये जापानीज लोग उस पर हमला कर सकते हैं। रात के करीब 2 बजे आखिर हाँ टियान्यू का कॉल आ ही गया। फे, अपनी लोकेशन कंफर्म करो, हम आस पास ही पहुंच गए हैं। एक छोटा वेसल भेज दिया गया है जियांग फे को पिक करने के लिए। हाँ, टियान्यू ने साफ तौर पर वेस्ट पैसिफिक ओशन में एयरक्राफ्ट कैरियर को मोबिलाइज कर लिया था। चूंकि हाँ टियान्यू को मार्शल आर्ट अलायंस से एक इंटेरोगेटर बुलवाना था और अपने लिए भी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना था, इसलिए फाइटर जेट सबसे तेज ऑप्शन था। जाहिर है कि खुले समंदर में फाइटर जेट्स को लैंड कराने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर ही इकलौता तरीका था। जियांग फे के अपनी लोकेशन दोबारा कंफर्म करने के बाद एक छोटा वेसल पास के किनारे पर आकर रुका। फे, तुम कहाँ हो? हाँ, टियान्यू खुद उस छोटे वेसल पर जियांग फे को पिक करने आया था। मैं यहां हूं। एक सेकंड रुको। जियांग फे ने हाँ टियान्यू को ग्रीट किया। फिर वो पलटा और उसने जापानीज में बोलकर हॉस्टेजेस को अपने डिवाइसेस वेसल पर लोड करने का ऑर्डर दिया। आखिरकार ये डिवाइसेस ही तो असली सबूत थे। 0541 की मेमोरी इन्फ्यूजन की वजह से जियांग फे दुनिया की ज्यादातर पॉपुलर लैंग्वेजेस बोल सकता था, इसलिए जियांग फे को उन जापानीज लोगों को वेसल पर चढ़ने का कमांड देने में कोई परेशानी नहीं हुई। डैम फे, तुम चोरी कर रहे हो या किडनैपिंग? हाँ, टियान्यू ने मजाक में पूछा जब उसने जियांग फे की निगरानी में 8 लोगों को सामान के बक्से ले जाते हुए देखा। जीज, तुम्हें हंसना है तो हंस लो, थोड़ी देर में देखेंगे कि तुम हंस पाते हो या नहीं, जियांग फे ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी उसकी नजर हाँ टियान्यू के बगल में खड़े एक अजनबी पर पड़ी। ओह, मैं तुम दोनों का इंट्रोडक्शन कराना ही भूल गया। जियांग फे का एक्सप्रेशन देखकर हाँ टियान्यू हंस पड़ा। ये मेरा अच्छा भाई जियांग फे है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। और ये स्नो माउंटेन सेक्ट के बाई वनजियन हैं। ये बाई जोंगवे के अंकल हैं। ठीक है। जियांग फे और बाई वनजियन ने सिर हिलाकर एक दूसरे को ग्रीट किया। दोनों के पास लेवल 4 कैपेबिलिटीज थीं। मार्शल आर्ट अलायंस के रूल्स के हिसाब से जब तक 2 लोग रिश्तेदार ना हों और एक ही सेक्ट से ना हों, उनकी रैंकिंग उम्र के बजाय उनकी ताकत पर तय होती थी। क्योंकि वो दोनों एक ही लेवल पर थे, इसलिए दोनों की रैंकिंग बराबर थी। बहुत जल्द जियांग फे ने यह पक्का कर लिया कि सारे हॉस्टेजेस को छोटे वेसल से एयरक्राफ्ट कैरियर पर लाया जाए। एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुंचने के बाद कुछ मिलिट्री मैन ने इन हॉस्टेजेस को अरेस्ट कर लिया। ठीक है भाई जियांग फे, क्या अब तुम हमें बताओगे कि हुआ क्या है? बाई वानजियन ने पूछा। वो स्नो माउंटेन सेक्ट के क्रिमिनल कोर्ट के एक एल्डर थे। कुछ ही समय पहले उन्हें मार्शल आर्ट अलायंस से एक मिशन मिला था, जिसमें उन्हें हाँ टियान्यू के साथ एक छोटे से आइलैंड पर जियांग फे से मिलने जाना था। उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वो बिना कोई और सवाल पूछे अपनी पूरी ताकत से जियांग फे की मदद करें। इसलिए अब तक वो काफी कंफ्यूज थे। दरअसल हुआ ये है, जियांग फे ने जापानीज प्लान की पूरी कहानी दोहरा दी, लेकिन इस बार जियांग फे ने श्रोडर को बताने से भी ज्यादा डिटेल में सारी बातें समझाईं।
उसने इसमें ये डिटेल्स भी जोड़ी कि जापानीज बायोटेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो चुकी है और वो किस लेवल की बायो आर्मी तैयार कर सकते हैं। डैम, ये जापानीज लोग पागल हो गए हैं। जियांग फी की बात सुनकर हाँ तियान्यू हैरान रह गया। एक हद तक वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था और इसलिए वो उन चीज़ों के फायदों और नुकसान को लेकर ज़्यादा फिक्रमंद था जिनका असर गवर्नमेंट पर पड़ सकता था। इसलिए उसने जापानीज के इरादों को बहुत गंभीरता से लिया। मैं समझ गया तुमने मुझे क्यों बुलाया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं उन जापानीज लोगों को इंटेरोगेट करूं? बाई वनजियान ने जियांग फे की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम उनसे वो सब उगलवा सको जो वो जानते हैं। जियांग फे ने सिर हिलाया। उसे लगा जैसे इंटेरोगेट शब्द सुनते ही बाई वनजियान की आंखों में चमक आ गई थी। भाई जियांग फे, तुम फिक्र मत करो, मैं ये पक्का करूंगा कि वो एक एक बात उगल दें। बाई वनजियन ने खड़े होते हुए कहा। बाई वनजियन में कोई बुराई नहीं थी सिवाय इस बात के कि उसे दूसरों को टॉर्चर करने में मजा आता था। लेकिन स्नो माउंटेन सेक्ट एक राइचस सेक्ट था, जिसका मतलब था कि वो अपनी मर्जी से लोगों को टॉर्चर नहीं कर सकता था। इसका मतलब था कि उसे हमेशा अपना ये शौक दबाकर रखना पड़ता था। आज उसके पास उन 8 जापानीज लोगों को टॉर्चर करने और अपने दिल की भड़ास निकालने का पूरा मौका था। लिटिल यू, मेरे लिए एक ट्रांसलेटर ढूंढो, मुझे इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। बाई वॉन्जियन ने हाँ तियान्यू से एक रौबदार आवाज में कहा। अंकल बाय, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जापानीज लोग जिंदा सबूत हैं। प्लीज उन सबको मत मार देना। हाँ, तियान्यू ने उन्हें याद दिलाया। जियांग फे को छोड़कर मार्शल आर्ट अलायंस में हर कोई उनके टॉर्चर करने के शौक के बारे में जानता था। तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है क्या करना है। बाई वनजियन हंसे। ठीक है फिर, कोई तुम्हारे साथ वहां जाएगा? हाँ, तियान्यू ने हाथ हिलाया और 2 सोल्जर्स बाई वनजियान को इंटेरोगेशन रूम में ले जाने के लिए आ गए। रूम में एक ट्रांसलेटर पहले से ही इंतजार कर रहा था। आफे, क्या तुम्हारी न्यूज़ पक्की है? हालांकि जियांग फे ने डिटेल में सब कुछ बता दिया था, लेकिन जापानीज प्लान बहुत ही खौफनाक और पागलपन से भरा लग रहा था। इसलिए हाँ तियान्यू को अभी भी इस पर यकीन करने में मुश्किल हो रही थी। इंटरोगेशन के रिजल्ट्स आने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जियांग फे ने अपना सिर हिलाया। उसे भी लग रहा था कि इस मुश्किल सिचुएशन से निपटना आसान नहीं होगा। म्यूटेंट्स की बायो मॉडिफिकेशन के मामले में जापानीज का बर्ताव हद से बाहर होता जा रहा था। अब वो लेवल 4 म्यूटेंट्स को टारगेट करने की हिम्मत भी करने लगे थे। इससे पता चलता था कि उनका प्लान कितना डेवलप हो चुका है, क्योंकि अब उन्हें किसी भी रुकावट का डर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर जियांग फे जापानीज को पूरी दुनिया के खिलाफ जंग छेड़ने से रोकना चाहता था तो उसे ब्रेव हार्ट्स फ्रैगमेंट्स ढूंढने की अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अगला स्टेप इंटेरोगेशन के रिजल्ट्स का इंतजार करना था। इस दौरान जियांग फे कुछ नहीं कर सकता था। चूंकि हाँ तियान्यू ठीक उसके बगल में था, इसलिए उसने गेम में लॉग इन नहीं किया, क्योंकि वो अपनी मिस्टीरियस रिंग का राज नहीं खोलना चाहता था। इसके बजाय उसने हाँ तियान्यू को अपने सोने के लिए एक रूम अरेंज करने दिया। जब जियांग फे सोने गया तब सुबह के 5 बज चुके थे, इसलिए वो सीधे 11 बजे के करीब ही उठा। जब जियांग फी ने दोबारा हाँ तियान्यू को देखा तो उसने हाँ तियान्यू की लाल आंखें नोटिस की। साफ था कि वो बिल्कुल नहीं सोया था। हाँ, तियान्यू सो नहीं पाया क्योंकि जियांग फे से मिली न्यूज़ बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। अगर ये न्यूज़ सच साबित हुई तो उसे तुरंत अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करना होगा। इसमें सिर्फ मार्शल आर्ट अलायंस ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट भी शामिल थी। उसे अपने सुपीरियर्स को इस मामले को सीरियसली लेने और इस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए मनाना होगा। अगर हालात उतने ही बुरे थे जितना जियांग फे ने बताया था तो जापानीज का प्लान पहले ही एक अनकंट्रोलेबल स्टेज पर पहुंच चुका होगा। इससे निपटने का इकलौता तरीका जापानीज से सीधे टकराना था। अगर चाइना ने इसके हिसाब से तैयारी नहीं की तो वो पक्का जापानीज का प्राइमरी टारगेट बन जाएंगे। दोपहर करीब 1 बजे आखिर बाई वनजियान आकर जियांग फे और हाँ तियान्यू के सामने खड़े हुए। अंकल बाई, कैसा रहा? हालांकि हाँ तियान्यू जानता था कि जियांग फे झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि शायद ये न्यूज़ कोई गलतफहमी हो। HMPH, उन लोगों ने शुरुआत में काफी आनाकानी की, लेकिन अब उन्होंने हार मान ली है। भाई जियांग फे ने जो कहा था वो सच था। असल में हालात हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा खराब हैं। बाई वॉन्जियन ने जियांग फी और हाँ तियान्यू को वो सब बता दिया जो उन्हें इंटेरोगेशन से पता चला था। उन्हें टेक्नीशियन से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली, खासतौर पर उस इंसान से जो लेवल 4 बायो ह्यूमन को कंट्रोल करता था। तब तक जापानीज अपनी आर्मी के लिए 5 लाख बायो ह्यूमन्स तैयार कर चुके थे। मिलिट्री डिफेंस के 20 लाख सोल्जर्स ने इन एक्सपेरिमेंट्स में हिस्सा लिया था। हालांकि एक्सपेरिमेंट्स का सक्सेस रेट सिर्फ 25% था, लेकिन लेवल 2 कैपेबिलिटीज वाले 5 लाख बायो ह्यूमन्स की आर्मी 20 लाख नॉर्मल मिलिट्री ट्रूप से भी कहीं ज्यादा ताकतवर थी। जापानीज ने हाई टियर रेंज में करीब 50 लेवल 4 और उससे ऊपर के बायो ह्यूमन्स बना लिए थे। इतनी बड़ी गिनती पहले ही नॉर्मल मेटा ह्यूमन ग्रुप्स को टक्कर दे सकती थी, और वो सिर्फ म्यूटेंट्स ब्रदरहुड और चाइना मार्शल आर्ट अलायंस से ही पीछे थे। इसके अलावा हाई टियर लेवल पर जापानीज ने जो सबसे मजबूत बायो ह्यूमन्स बनाए थे वो सिर्फ मिडिल टियर लेवल 4 के ही नहीं बल्कि पिनेकल लेवल 4 के थे। उनके पास चाइना मार्शल आर्ट अलायंस के हाई टियर मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा हाई टियर लेवल 4 बायो ह्यूमन्स थे। फक, हाँ तियान्यू ने एक ही मुक्के से एक टीपॉट को चकनाचूर कर दिया है।
जियांग फेई ने गहरी सांस ली। वो जापानीज की पिनिकल लेवल 4 बायो ह्यूमन्स बनाने की एबिलिटी से हैरान नहीं था। वो पहले ही फीनिक्स जैसी एक लेवल 5 बायो ह्यूमन बनाने में कामयाब हो चुके थे। उन्हें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था कि एक लेवल 4 मेटा ह्यूमन बहुत ज्यादा ताकतवर होता था। जब वो जेनी की कॉन्शियसनेस को मिटाने की कोशिश कर रहे थे तो वो सिर्फ उसकी मेमोरी और विल पावर को ही हटा पाए थे, लेकिन चमत्कारिक रूप से फीनिक्स की विल पावर सामने आ गई। लेवल 5 मेटा ह्यूमन की अनकंट्रोलेबल स्टेट की वजह से जापानीज के पास लेवल 5 बायो ह्यूमन्स बनाने के एक्सपेरिमेंट्स रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें कम से कम सबसे पहले फीनिक्स वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। आखिर अब फीनिक्स पूरी तरह से पगलाकर जापानीज के बेसिस को तबाह करने पर तुली हुई थी। फीनिक्स जापानीज की जिंदगी का नासूर बन चुकी थी। वो उन सारी चीजों को तबाह कर रही थी जो उन्होंने हर जगह बनाई थी, और फिर भी वो लोग इसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। ज्यादातर लोग फीनिक्स के इस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने फीनिक्स से छुटकारा पाने के लिए किसी लेवल 5 मेटा ह्यूमन को बुलाने की कोशिश की तो इसके अंजाम और भी भयानक हो सकते थे। चूंकि एक लेवल 5 मेटा ह्यूमन को मारना नामुमकिन था, इसलिए एक ज्यादा ताकतवर लेवल 5 मेटा ह्यूमन भी सिर्फ उसे डराकर भगा सकता था। लेकिन अगर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई तो सिर्फ जापानीज के बेसिस ही तबाह नहीं होंगे, हो सकता है पूरा शहर ही मिट्टी में मिल जाए। इससे हालात यकीनन और भी बदतर हो जाएंगे। टोक्यो के पास भी एक लेवल 5 बैकअप है। इंटेरोगेशन के रिजल्ट से जियांग फे को सिर्फ यही एक काम की इन्फॉर्मेशन मिली थी। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई गॉडली बीस्ट है, बाई वानजियन ने कहा। स्क्रू मी, गॉडली बीस्ट? जियांग फे हैरान रह गया। उसने जल्दी से अपने ख्यालों को समेटा। ऐसा लग रहा था कि ये गॉडली बीस्ट असल में उन बायो सैंपल्स में से एक हो सकता है जिसे ब्रेव हार्ट ने खो दिया था। जाहिर है ये लेवल 5 एलियन बीस्ट का कोई बच्चा भी हो सकता है। मुझे तुरंत अपने सुपीरियर्स को ये रिपोर्ट करना होगा। फे, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? हाँ, तियान्यू ने खड़े होते हुए पूछा। मुझे अपने साथ ले चलो। जियांग फे भी घर लौटना चाहता था। अंकल बाय, यहाँ के मामले संभालने के लिए मुझे आपको तकलीफ देनी होगी। मैं आपके एयरक्राफ्ट कैरियर पर लौटने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर दूंगा। प्लीज उन हॉस्टेजेस को इंटेरोगेट करना जारी रखिए और देखिए कि क्या आपको कोई और काम की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हाँ, तियान्यू ने बाई वानजियन की तरफ मुड़ते हुए कहा। ठीक है। बाई वानजियन आखिर हालात की गंभीरता को समझ गए और हामी में सिर हिलाया। जब तक जियांग फे के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर पर लौटने का इंतजाम हुआ तब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। हाँ, तियान्यू ने जियांग फे के साथ एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ाया और वो चाइना की तरफ निकल पड़े। चाइना पहुंचने के बाद हाँ, तियान्यू ने जियांग फे को मिलिट्री एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया। फे, मेरे पास तुम्हें मैंडा स्क्वायर तक छोड़ने का टाइम नहीं है। वो शहर से ज्यादा दूर नहीं है। तुम खुद ही घर चले जाना। हाँ, तियान्यू ने जल्दी में निकलते हुए कहा। जियांग फे ने कंधे उचकाए। वो शहर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर था। अपनी जैगेंटिक सॉर्ड को समन किए बिना भी जियांग फे आधे घंटे में पैदल चलकर घर पहुंच सकता था। अपनी ओरिजिन फोर्स को एक्टिवेट करने के साथ साथ अपने ग्लाइडिंग सेंट स्टेप का इस्तेमाल करके जियांग फे अपनी मैक्सिमम मूवमेंट स्पीड पर पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर फिसल रहा हो। वो सिर्फ 20 मिनट्स में शहर पहुंच गया। चूंकि शहर में काफी भीड़ थी, इसलिए जियांग फे ने अपनी स्पेशल एबिलिटीज का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उसने मैंडा स्क्वायर के पास जाने के लिए एक बस ली और तेजी से मैंडा स्क्वायर की तरफ चल पड़ा। तब तक आसमान में पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। जियांग फे यहां की सड़कों से अच्छी तरह वाकिफ था। आखिर वो स्कूल जाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करता था। अपने स्कूल के बारे में सोचते हुए जियांग फे को एहसास हुआ कि वो काफी लंबे समय से स्कूल नहीं गया था। जियांग फे सिर्फ इसलिए स्कूल जाता था ताकि उसके पेरेंट्स को उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता न चले। अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पेरेंट्स पहले ही जान चुके थे कि वो एक मेटा ह्यूमन है, इसलिए जियांग फे ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। तेजी से चलते हुए जियांग फे थोड़ा उदास महसूस करने लगा। कुछ महीने पहले तक वो बिना किसी चिंता या फिक्र के एक हाई स्कूल स्टूडेंट था, और फिर अचानक से वो खुद को खतरों से भरी एक दुनिया में ले आया। लेकिन जियांग फे को कभी भी उस मिस्टीरियस रिंग के मिलने का अफसोस नहीं हुआ था। अगर वो उस रिंग से नहीं टकराता तो जापानीज का प्लान पूरा होने पर वो पागलों की एक आर्मी के हाथों मारा जाता। उस मिस्टीरियस रिंग की वजह से जियांग फे के पास लड़ने का एक मौका था और जापानीज पर पलटवार करने की ताकत भी। जब तक वो ब्रेवहार्ट के की कंपोनेंट्स ढूंढ सकता था तब तक जापानीज का प्लान यकीनन फेल हो जाएगा। मांडा स्क्वायर की तरफ लौटते हुए जियांग फे अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये लड़की कितनी जिद्दी है। जियांग फे ने फाउंटेन के पीछे एक परछाई पर नजर डाली। अंधेरे में एक लड़की छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पर एम्बुश करने का प्लान बना रही हो। जियांग फे ने ऐसे नाटक किया जैसे उसने कुछ नोटिस ही नहीं किया हो और आगे बढ़ने लगा। वो ये जानने के लिए क्यूरियस था कि इस बार साई ट्यूइंग के दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस तरह की ट्रिक्स खेलना चाहती है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। और सच में जैसे ही जियांग फे फाउंटेन के पास पहुंचा, सी ट्यूइंग बाहर कूदी और उसने अपने पैर से जियांग फे को किक मारने की कोशिश की। है। जियांग फे मुस्कुराया। पिछली बार से अब तक साई ट्यूइंग ने काफी इंप्रूव कर लिया था।
लेकिन वो लड़की अभी भी एक नॉर्मल इंसान ही थी। उसकी करंट कैपेबिलिटीज एलीट ग्रेड स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस के सामने कुछ भी नहीं थीं। जियांग फे के लिए वो एक मजाक से कम नहीं थी। बैंग! जियांग फे ने बिना पीछे मुड़े ही अपने हाथ से सी टाइंग का पैर पकड़ लिया। एक झटके में जियांग फे ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उस लड़की ने तुरंत अपना बैलेंस खो दिया और उसकी बाहों में आ गिरी। उसके बाद जियांग फे मुड़ा और फाउंटेन के पास बैठकर उसने सी ट्यूइंग को अपनी गोद में खींच लिया। स्मैक! जियांग फे उस लड़की के बट पर स्मैक करने लगा। उस सुनसान गली में उसके बट पर पड़ने वाली हर थप्पड़ की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। आह! लड़की का चेहरा लाल हो चुका था, लेकिन उसके कराहने की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसमें थोड़ा मजा आ रहा हो और शायद वो थप्पड़ खाकर एक्साइटेड भी हो रही थी। होली शिट, क्या इस लड़की को अपने बट पर थप्पड़ खाने की आदत हो गई है? हालांकि जियांग फे ये सोच रहा था, लेकिन उसने उसे थप्पड़ मारना बंद नहीं किया। उसे काफी लंबे समय से उसके बट पर थप्पड़ मारने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वो इस पल को एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की ने आवाज निकालना बंद कर दिया। जियांग फे आखिरकार रुक गया। फिर उसने उसे उठने में मदद की। चूंकि वो लड़की शर्म से पानी पानी हो रही थी, इसलिए उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। अपने लाल गालों के साथ वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। बास्टर्ड, तुम कहाँ थे? इस बार जियांग फे के उठाने के बाद सी ट्यूइंग पहले की तरह भाग कर नहीं गई। इसके बजाय उसने अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से जियांग फे की नाक की तरफ इशारा किया। जियांग फे हैरान रह गया। अब उसे डर लग रहा था कि कहीं इस लड़की को उससे प्यार तो नहीं हो गया। हालांकि जियांग फे इनएक्सपीरियंस्ड था, लेकिन फिर भी वो रोमांस के बारे में कुछ बातें जानता था। हालांकि शुरू में उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इजाबेला और सिल्फी से ट्रेनिंग मिलने के बाद उसे ये सब समझ आने लगा था। हाँ, तियानियों की तरह फ्लर्टिंग में एक्सपर्ट ना होने के बावजूद वो लड़कियों का दिमाग थोड़ा बहुत पढ़ना जानता था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, क्या तुम गूंगे हो? कमर पर हाथ रखकर और नाक से कोड़ते हुए सी ट्यूइंग जियांग फे पर चिल्लाई। लेकिन उसके चेहरे की लाली अभी तक नहीं गई थी, इसलिए वो जियांग फे को अभी भी बहुत प्यारी लग रही थी। क्या बात है? क्या तुमने मुझे मिस किया? जियांग फे हंस पड़ा। तुम्हें कौन मिस करेगा बास्टर्ड? हालांकि उसने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा और भी लाल हो गया। खुद सी ट्यूइंग को भी नहीं पता था कि उसे जियांग फे से कब प्यार हो गया। शुरुआत में वो सिर्फ अपने पिता के सामने खुद को साबित करना चाहती थी, इसलिए वो अपने भाई से पहले जियांग फे को हराकर उसे एक सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जियांग फे इतना टफ निकलेगा। आखिर में हार उसी की हुई और ऊपर से जियांग फे ने उसके बट पर थप्पड़ भी जड़ दिए। उसकी जैसी बिगड़ी हुई लड़की के लिए इस तरह की बुलिंग बर्दाश्त करना नामुमकिन था। इत्तेफाक से उसकी एक अच्छी फीमेल फ्रेंड बन गई जो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थी, इसलिए सी ट्यूइंग ने उससे सीखने के लिए बहुत मेहनत की ताकि वो जियांग फे से अपना बदला ले सके। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। जब उसने पहली बार जियांग फे पर एम्बुश करने की कोशिश की तो सी ट्यूइंग को लगा था कि थोड़ा और स्ट्रांग होने के बाद वो उसे हरा देगी। लेकिन दूसरी कोशिश के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके और जियांग फे की ताकत के बीच का फासला बढ़ता ही जा रहा है। बल्कि हर बार जियांग फे उसके बट पर थप्पड़ मारकर चला जाता था। इन्हीं थप्पड़ों ने जियांग फे के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। आखिर हर लड़की को कभी न कभी प्यार हो ही जाता है। जियांग फे लगभग सी ट्यूइंग की उम्र का ही एक लड़का था। ऊपर से वो काफी हैंडसम दिखता था और हर बार उसे हराने में कामयाब रहता था। आखिर में वो उसके सामने टिक भी नहीं पाती थी। हर बार कोशिश करने पर जियांग फे उसके बट पर थप्पड़ मार देता था। धीरे धीरे जियांग फे के लिए उस लड़की की फ्रस्ट्रेशन एडमिरेशन में बदल गई। शुरुआत में सी टाइंग को इस बात का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जब भी वो जियांग फे पर एम्बुश करने की तैयारी करती और जियांग फे आसपास नहीं होता तो वो उसे बहुत मिस करती। वो जियांग फे की स्ट्रेंथ और उसे हराते वक्त उसकी मैस्कुलिनिटी को मिस करती। जाहिर है वो उस अजीब सी एम्बैरेसमेंट को भी मिस करती थी जो उसे सजा मिलते वक्त महसूस होती थी। कुल मिलाकर इस लड़की को खुद नहीं पता था कि वो कब जियांग फे के प्यार में पड़ने लगी। लेकिन इस बार जियांग फे बहुत लंबे समय के लिए गायब हो गया था। वो उसे दोबारा देखने के लिए पूरे टाइम उस छोटी सी सड़क पर इंतजार कर रही थी। सच कहा जाए तो उस पर एम्बुश करने के बजाय वो उसके हाथों पकड़ी जाना चाहती थी ताकि उसे वो इंसान सजा दे सके जिसे वो एडमायर करती है। हे, अगर तुम मुझे मिस करती हो तो तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सीधे मेरे घर आ सकती हो। जियांग फे हंसा और उसे अपने घर का एड्रेस बता दिया। इजाबेला और सिल्फी से ट्रेनिंग मिलने के बाद जियांग फे जान चुका था कि औरतें जो बोलती हैं उनका वो मतलब नहीं होता। इसके अलावा अपने दिल की गहराइयों में जियांग फे को भी लगता था कि वो असल में साई ट्यूइंग को पसंद करता है, भले ही वो एक अनोइंग लड़की थी। हालांकि वो लड़की थोड़ी अनोइंग थी, लेकिन जियांग फे यांग सिस्टर्स के मुकाबले उसके सीधेपन की वजह से उसे ज्यादा पसंद करता था। तुम्हारे घर कौन आना चाहेगा? सी ट्यूइंग ने जियांग फे को देखकर आंखें घुमाईं। हालांकि उसने ये बात जोर से कही थी, लेकिन उसने जियांग फे के घर का एड्रेस मन ही मन में कई बार दोहराकर याद करने की कोशिश की ताकि वो इसे भूल न जाए। अगर तुम नहीं आई तो अगली बार पकड़े जाने पर मैं तुम्हारे बट पर थप्पड़ मारूंगा, जियांग फे ने उसे चिढ़ाया। कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद जियांग फे आखिर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना सीख ही गया था।
HMPH अगर मारना है तो मार लेना, मैं तुमसे नहीं डरती। सी ट्यूइंग ने बिना सोचे समझे जियांग फे की धमकी का जवाब दे दिया, लेकिन अपनी बात खत्म करते ही उसे पछतावा होने लगा। उसकी बातों का मतलब था कि वो खुद जियांग फे को अपने बट पर थप्पड़ मारने के लिए कह रही थी। बास्टर्ड, तुम बहुत बुरे हो। उस लड़की का चेहरा एक बार फिर से पूरा लाल हो गया। जियांग फे पर चिल्लाने के बाद आखिर वो शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाई और पलटकर भाग गई। हे सी ट्यूइंग को भागते हुए देखकर जियांग फे हंस पड़ा। उसे ये अनोइंग लड़की काफी पसंद थी। इसके अलावा साई ट्यूइंग एक नॉर्मल इंसान थी, इसलिए जियांग फे को उसके घर आने से कोई एतराज नहीं था। जियांग फे ने जोर से अपना सिर झटका और अपने घर की तरफ चलने लगा। हालांकि वो सी टाइंग को पसंद करता था, लेकिन वो रोमांस के बारे में सोचने के मूड में नहीं था। जापानीज का खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जियांग फे पर भारी प्रेशर था। ऐसे में वो किसी लड़की के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में सोच भी कैसे सकता था। माम, मैं घर आ गया। अपने घर का दरवाजा खोलने के बाद जियांग फे ने आवाज लगाई, लिटिल फे, क्या तुम आ गए? जब जियांग फे लौटा तो उसकी मां अभी भी किचन साफ कर रही थी। उसी समय जियांग फे के पेरेंट्स ने अभी अभी खाना खाया ही था। जब जियांग फे की मां ने अपने प्यारे बेटे की आवाज सुनी तो वो किचन से बाहर भाग कर आई। बम! ठीक उसी समय स्टडी का दरवाजा खुला और जियांग फे के डैड उसमें से बाहर आए। हालांकि जियांग फे ने कहा था कि उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन खुद मेटाह्यूमन्स की शॉकिंग पावर्स देखने के बाद उसके पेरेंट्स अभी भी डरे हुए थे। जियांग फे के अकेले बाहर जाने से वो खुद को सेफ कैसे महसूस कर सकते थे। लेकिन चूंकि जियांग फे ने अपना रास्ता खुद चुना था और वो उसे रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी फिक्र को अपने तक ही रखा। अब जब उनका बेटा सेफली लौट आया था तो उनके दिलों में खुशी और चैन का एक ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। अपने पेरेंट्स को ग्रीट करने के बाद जियांग फे किचन में गया और बैठते ही खाने लगा। जब वो घर पहुंचा तब उसके पेरेंट्स खाना खा चुके थे और उसकी मां सफाई कर रही थी। लेकिन जियांग फे ने कई दिनों से ढंग का खाना नहीं खाया था। इतने दिनों तक वो सिर्फ बिस्किट्स और ब्रेड पर जिंदा था, जो दुनिया का सबसे डिलिशियस खाना तो बिल्कुल नहीं था। इसलिए जब उसने टेबल को मजेदार डिशेस से भरा देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। माम, आपकी कुकिंग और भी अच्छी हो गई है। जियांग फे ने खाना चबाते हुए अपनी मां की तारीफ की। जरा सुनो, हमारा बेटा कितना समझदार है। वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। तुम कभी मदद नहीं करते और फिर भी हमेशा मेरी कुकिंग की कंप्लेन करते हो। जियांग फे की मां ने खुश होते हुए जियांग फे के पिता पर आंखें घुमाते हुए कहा, मैं सिर्फ इसलिए कंप्लेन करता हूं ताकि तुम इंप्रूव कर सको। जियांग फे के पिता ने हंसते हुए कहा। हे अपने पेरेंट्स को इतने अच्छे मूड में देखकर जियांग फे काफी रिलैक्स्ड महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर पिछले किडनैपिंग इंसिडेंट का कोई असर नहीं था। लिटिल फे, क्या तुम मुझे बताओगे कि बाहर क्या क्या हुआ? जियांग फे की मां ने क्यूरियोसिटी से पूछा। अगर तुम्हें बताने में कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं। जियांग फे के पिता, जो ज्यादा समझदार थे, उन्होंने खुद को थोड़ा रोक लिया। मैं अपने मास्टर से मार्शल आर्ट्स सीख रहा हूं। अगर मैं अच्छा नहीं करता तो वो मुझे खाना नहीं देते। ये काफी टफ है, लेकिन इसमें खतरे जैसी कोई बात नहीं है। जियांग फे ने एक कहानी बना दी ताकि उसके पेरेंट्स को पता न चले कि बाहर उसके लिए कितना खतरा था। ओह, हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग क्या करते हो, लेकिन मैंने मार्शल आर्ट सीखने की मुश्किलों के बारे में पढ़ा है। तुम फिक्र मत करो। जब तुम अपने मास्टर के पास होते हो तो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती, लेकिन जब तुम घर पर होगे तो चाहे तुम कितने भी आलसी क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। ये जानकर कि जियांग फे खतरे में नहीं था, उसकी मां की चिंता कम हो गई। लेकिन जब उन्होंने जियांग फे की मार्शल आर्ट सीखने की मुश्किल जिंदगी के बारे में सुना तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ। हाँ, एक बेहतर इंसान बनने के लिए तुम्हें मुश्किलों का सामना करना ही होगा। हालांकि हम तुम्हारी तरह नहीं हैं, लेकिन हम ये अच्छी तरह समझते हैं। प्लीज अपने मास्टर को हमारा शुक्रिया कहना। जियांग फे के पिता ने सिर हिलाते हुए कहा। ओह ओके। जियांग फे ने हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन अपने दिल में वो सच में चाहता था कि काश उसका कोई ऐसा मास्टर होता। डिनर के बाद जियांग फे ने अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी देर बात की और फिर रात को अपने रूम में लौट आया। अपने बेड पर लेटते ही उसने बहुत रिलैक्स्ड महसूस किया। उसे आखिरकार अपने दिल में थोड़ी शांति महसूस हो रही थी। जब उसने टाइम देखा तो रात के 11 बज चुके थे। हालांकि वो गेम के स्टार्टिंग टाइम को मिस कर चुका था, लेकिन फिर भी उसने गेम में लॉग इन किया। फेई, क्या तुम फिर से किसी मुसीबत में पड़ गए थे? जियांग फे के गेम में लॉग इन करते ही इजाबेला ने पूछा। हाँ, लेकिन वो सॉल्व हो गई है। जियांग फे ने सिर हिलाया। जियांग फे ने चारों तरफ देखा और नोटिस किया कि सिल्फी गायब थी। तुम कल नहीं आए थे? वो पक्का सेंट को ढूंढने गई होगी, इजाबेला ने कहा। अगर जियांग फे गेम में लॉगिन नहीं करता तो इजाबेला पेट स्पेस के उस छोटे से काले घर में फंस जाती, लेकिन सिल्फी पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। जब जियांग फे पिछले दिन नहीं आया तब भी गेम हमेशा की तरह चलता रहा। जियांग फे के बिना इजाबेला पेट स्पेस में फंसी रहती, लेकिन सिल्फी डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस में बिना किसी एलाई के बिल्कुल अकेली थी। हालांकि वो जियांग फे के लिए डार्क फैक्शन में भाग कर आ गई थी, लेकिन डार्क फैक्शन के मेंबर्स के बीच उसकी रेप्यूटेशन अभी भी इंडिफरेंट थी। इसलिए किसी ने उससे बात करने की जहमत तक नहीं उठाई।
इकलौती इंसान जिससे वो बात कर सकती थी वो सेंट थी जिसे लड़ाई में पकड़ा गया था। शफल। जैसे ही जियांग फे ने सिल्फी का जिक्र किया एक सुनहरी रोशनी चमकी और वो खुद जियांग फे के बगल में आ गई। हस्बैंड, तुम आखिरकार आ गए। मुझे थोड़ी देर पहले अचानक तुम्हारा ऑरा महसूस हुआ। मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरा वहम है, सिल्फी ने जियांग फे का हाथ खींचते हुए कहा। हस्बैंड, आज हम कहाँ जाएंगे? इजाबेला ने नेचुरली जियांग फे का दूसरा हाथ खींचा। हालांकि उन दोनों औरतों ने आपस में लड़ना बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने जियांग फे की अटेंशन पाने की कोशिश करना नहीं छोड़ा था। फिर से शुरू हो गए। जियांग फे थोड़ा परेशान दिखा। वो पिछले कुछ दिनों से इन दोनों औरतों से मिलने वाली खुशी और परेशानी के बीच फंसा हुआ था। अगर ये दोनों और उनकी जिद नहीं होती तो जियांग फे को इतना रोमांटिक एक्सपीरियंस नहीं मिलता। हस्बैंड, सेंट तुमसे मिलना चाहती है। जब जियांग फे खुद से बड़बड़ा रहा था तभी सिल्फी ने अचानक कहा। सच कहा जाए तो जियांग फे सेंट से नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि सेंट उसे एक और क्वेस्ट देना चाहेगी। हालांकि सेंट के क्वेस्ट से मिलने वाले रिवॉर्ड्स बुरे नहीं थे और उनसे उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन जियांग फे के लिए उसकी रेपुटेशन पहले ही रिस्पेक्ट लेवल पर थी। अगर जियांग फे उसके लिए क्वेस्ट्स पूरे करता रहा तो हो सकता है कि वो जियांग फे के लिए इन्फैचुएशन स्टेट में पहुंच जाए। आखिर ऐसा लग रहा था जैसे ये औरतें जियांग फे को रेपुटेशन पॉइंट्स ऐसे दे रही थीं जैसे वो मुफ्त में बट रहे हों। चलो जाकर देखते हैं। मुझे लगता है कि सेंट काफी अच्छी इंसान है। हैरानी की बात थी कि इजाबेला ने सिल्फी की बात से असहमति नहीं जताई। इजाबेला के दिमाग में सेंट ऑफ द लाइट काफी अच्छी इंसान थी। हालांकि उनकी बिलीफ्स अलग थीं, लेकिन सेंट ऑफ द लाइट अपने लोगों की सेफ्टी के लिए पूरी तरह समर्पित थी। इसकी वजह से इजाबेला के मन में उसके लिए काफी रिस्पेक्ट आ गई थी। मुझे अभी भी लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। अगर हम उसके ज्यादा करीब गए तो कहीं वो मेरे प्यार में न पड़ जाए। फिर हम क्या करेंगे? जियांग फे ने जानबूझकर इजाबेला को चिढ़ाया। वो जानता था कि इजाबेला जेलस होने वालों में से थी। HMPH, अपनी तारीफ खुद करना बंद करो। हम तो सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारे प्यार में पड़ गए। खुद पर इतना घमंड मत करो, इजाबेला ने मुंह बनाते हुए कहा। बिल्कुल सही। सेंट पूरी तरह से डिवाइन लाइट गॉड की सेवा में समर्पित है। वो कभी किसी आदमी से प्यार नहीं कर सकती। सिल्फी ने भी बीच में बोला। डैम! रेपुटेशन सिस्टम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे प्यार करने की इजाजत है या नहीं। एक बार उसकी रेपुटेशन इन्फैचुएटेड स्टेट में पहुंच गई तो वो फिर भी मेरे प्यार में पड़ जाएगी। जियांग फे लाचार दिखा, लेकिन वो अपने सामने खड़ी दोनों औरतों को अपनी बात नहीं समझा पा रहा था। अगर वो ऐसा करता तो उसे उन्हें साफ साफ बताना पड़ता कि वो असली नहीं है और उन्हें सिर्फ गेम में प्लेयर्स को एंटरटेन करने के लिए बनाया गया है। ये बहुत ज्यादा दुख देने वाली बात होती। ठीक है, जाओ। अगर तुम सच में सैंट को अट्रैक्ट कर पाए तो मैं इसे अप्रूव कर दूंगी, इजाबेला ने अपने प्रिंसेस वाले अंदाज में कहा। क्या तुम्हें जेलसी नहीं होगी? जियांग फे को अभी भी लग रहा था कि इजाबेला मजाक कर रही है। हे, अगर तुम सच में सैंट को फंसा पाए तो इसका लूमिनस वैटिकन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सेंट का अपने धर्म से धोखा करना और किसी दूसरे आदमी के साथ भाग जाना, वो भी एक नेफिलिम आदमी के साथ, यकीनन पूरे लाइट फैक्शन को बर्बाद कर देगा। ऐसा कुछ होता देखने के लिए मुझे तुम्हें कुछ और बहनों के साथ शेयर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आखिर यहां पहले से ही इतनी सारी हैं। एक और आ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजाबेला ने कहा। आखिरकार इजाबेला अभी भी एक नेफिलिम प्रिंसेस थी। वो भलाई के लिए खुद को कुर्बान करने की वैल्यूज के साथ बड़ी हुई थी। इसलिए हालांकि उसे जेलसी होती थी, लेकिन अगर वो लाइट फैक्शन पर इतना बड़ा असर डाल सकती थी तो वो जियांग फे को दूसरी औरतों के साथ शेयर करने के लिए तैयार थी। अगर ऐसी बात है तो क्या मुझे किसी दूसरी औरत के साथ फ्लर्ट करने का रॉयल डिक्री मिल गया है? जियांग फे ने मजाक में पूछा। हे, अच्छा हुआ तुमने इसका जिक्र किया। चलो, हम मेरे पिता से मिलेंगे। शायद वो तुम्हें इसके लिए कोई रिवॉर्ड भी दे दें, इजाबेला ने अचानक कहा। एक एक्सट्रोवर्टेड औरत ऐसे ही बर्ताव करती थी। हालांकि इजाबेला की अभी तक जियांग फे से शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो पहले से ही अपने पिता के खजाने से ट्रेजर्स निकालने के तरीके सोच रही थी। सिल्फी सेंट को कंपनी देने के लिए लौट गई, जबकि इजाबेला जियांग फे को खींचते हुए अबिस ले गई। जब वो नेफिलिम किंग के पैलेस पहुंचे तो दोनों नेफिलिम किंग से मिले। इजाबेला ने उन्हें अपना प्लान बताया और हैरानी की बात थी कि नेफिलिम किंग मान गए। हालांकि वो अपने दामाद को कई बीवियां लाते हुए नहीं देखना चाहते थे, लेकिन डीमन किंग लूमिनस वैटिकन को इस तरह के शर्मनाक इंसिडेंट के साथ नीचा दिखाने वाले उनके प्लॉट को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। ओ यंग फेलो, अगर तुम सच में सैंट को फंसा पाए तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा, नेफिलिम किंग ऑगस्टस ने हंसते हुए कहा। लेकिन उनके लिए ये सब एक मजाक था। आखिर सेंट का किसी नेफिलिम आदमी के साथ भाग जाना एक बहुत ही रिडिकुलस आइडिया था। डिंग! The Nephilim King Augustus has given you an impossible hidden quest to win the saint's heart. Do you wish to accept? हालांकि जियांग फे को क्वेस्ट नोटिफिकेशन मिल गया था, लेकिन उसे इसे एक्सेप्ट करना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जल्दी से क्वेस्ट एक्सेप्ट करो, इजाबेला ने जोर देते हुए कहा। ठीक है। जियांग फे ने बेमन से क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। डिंग! क्वेस्ट रिन्यूड। क्वेस्ट नेम टू विन द सेंट ऑफ द लाइट्स हार्ट। इम्पॉसिबल।
Quest description: use whatever method to make the Saint of the Light fall in love with you and to betray the Light faction for you. Quest reward: 3 billion experience points, 200,000 gold coins, 5,000 Nephilim reputation points, 2,000 Dark faction reputation points and a mysterious equipment. होली शिट क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स देखकर जियांग फे को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। नेफिलिम किंग उसकी सोच से कहीं ज्यादा जनरस निकले। क्वेस्ट रिवॉर्ड्स सच में इनक्रेडिबल थे, लेकिन क्वेस्ट को पूरा करना भी लगभग इम्पॉसिबल था। आखिर सेंट ऑफ द लाइट का किसी भी आदमी के प्यार में पड़ना मुमकिन नहीं था, और किसी नेफिलिम रेस के इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसका इकलौता एक्सेप्शन जियांग फे का रोमियो वाला यूनिक टाइटल था। सिस्टम के रूल्स के हिसाब से इस टाइटल के साथ जियांग फे को बस सेंट के कुछ और क्वेस्ट्स पूरे करने थे ताकि उसके लिए सेंट की रेप्यूटेशन इन्फैचुएटेड स्टेट तक बढ़ जाए। भले ही सेंट नॉर्मली आदमियों के प्यार में नहीं पड़ती थी, लेकिन उसे जियांग फे के प्यार में पड़ना ही होगा। इसलिए दूसरों को इम्पॉसिबल लगने वाला क्वेस्ट असल में जियांग फे के लिए काफी आसान था। साई चलो करते हैं, जियांग फे ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उस इम्पॉसिबल क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। उसके पास सेंट के साथ ये धोखा करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। नेफिलिम किंग के पैलेस से निकलने के बाद जियांग फे फ्रंटलाइंस में डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस लौट आया। कमांडर्स हॉल में तीनों कमांडर्स अभी भी बहुत बिजी लग रहे थे और उनके पास जियांग फे के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं था। जियांग फे ने उन्हें परेशान न करने का फैसला किया और इसके बजाय वो सीधे सेंट ऑफ द लाइट को ढूंढने चला गया। उसी वक्त सिल्फी सेंट से बात कर रही थी। रिस्पेक्टेड एक्सप्लोरर, तुम आखिरकार आ ही गए। सेंट कई दिनों से जियांग फे को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कमांडर्स हॉल में कैप्टिव बनाकर रखा गया था। अगर जियांग फे उसके पास नहीं आता तो वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाती। योर हाइनेस, मैं हाल ही में कुछ दूसरे कामों में बिजी था, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? जियांग फे ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब उसने उसकी उस बेदाग खूबसूरती को देखा तो जियांग फे खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाया कि इस औरत को फंसाना कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। बात यह है कि पिछली बार जब हुआ मुलान और सेंट्स गार्ड ने किसानों को इवैक्यूएट किया था तो वैटिकन ने उन सबको लॉकअप कर दिया। उन्हें जल्द ही जिंदा जलाकर सजा दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें बचा लोगे, सेंट ने उदास होकर कहा। असल में सेंट के ऑर्डर पर किसानों को इवैक्यूएट करने के लिए सेंट्स गार्ड को सिर्फ डांट पड़ने वाली थी, लेकिन सिल्फी ने अचानक खुलेआम वैटिकन को धोखा दे दिया। एक थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद वैटिकन को जियांग फे के बारे में पता चल गया। ओवरलॉर्ड सिल्फी मून गॉड की डिसाइपल और रिलीजियस जुडिकेटरी की एक डीकन थी। उसने जियांग फे के लिए वैटिकन को धोखा दिया था। ऐसे में जिस किसी का भी जियांग फे से कोई लेना देना था उस पर धोखेबाजी का इल्जाम लगना तय था। इसलिए हुआ मुलन और सेंट्स गार्ड सब इसकी चपेट में आ गए। इसके अलावा फ्रंटलाइन कमांडर बर्नार्ड के गवाह बनने से हुआ मुलान और सेंट्स गार्ड पर आसानी से जुर्म साबित हो गया। खुद को पीटने की वजह से बर्नार्ड हमेशा से हुआ मूलन से नफरत करता था, लेकिन उस वक्त सिल्फी ने हुआ मूलन का साथ दिया था। उसे ये कड़वा घूंट पीना पड़ा क्योंकि उसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। अब जब सिल्फी ने वैटिकन को धोखा दे दिया था और उस नेफिलिम आदमी के साथ भाग गई थी तो जाहिर है बर्नार्ड ने हुआ मूलन पर इल्जाम लगाने का मौका नहीं छोड़ा। डिंग! The Saint of the Light has given you a quest, save her subordinates. Do you wish to accept? ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नोटिफिकेशन मिलने के बाद जियांग फे तुरंत मान गया। आखिर इन सब की वजह वही था। भले ही जियांग फे को क्वेस्ट मिलता या नहीं, वो फिर भी इस मामले को सॉल्व करने के लिए खुद को इन्वॉल्व करता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सेंट ने जियांग फे के सामने सिर झुकाया। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं अभी निकलता हूं। जियांग फे ने सिर हिलाया। चूंकि क्वेस्ट के लिए लिमिटेड टाइम था, इसलिए हुआ मुलान और बाकियों को बचाने के लिए जियांग फे को तुरंत निकलना पड़ा। अगर वो जलकर मर गए तो जियांग फे के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सिल्फी, तुम्हें सेंट को कंपनी देनी चाहिए। कमरे से बाहर निकलने के बाद जियांग फे ने सिल्फी से कहा, मुझे भी अपने साथ चलने दो। सिल्फी नहीं चाहती थी कि जियांग फे अकेला रिस्क ले। कोई बात नहीं, मैं लाइट फैक्शन के काफी अंदर जाने वाला हूं। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो क्या और मुसीबतें खड़ी नहीं हो जाएंगी? जियांग फे ने अपना सिर हिलाया। सिल्फी अब लाइट फैक्शन की सबसे बड़ी एम्बैरसमेंट और एक वांटेड क्रिमिनल थी। इसके अलावा उसका ओवरलॉर्ड ऑरा इतना स्ट्रांग था कि जैसे ही वो लाइट फैक्शन के इलाके में घुसती, लाइट फैक्शन के कई एक्सपर्ट्स उसके पीछे पड़ जाते। अगर ऐसा हुआ तो वो सिर्फ जियांग फे की लोकेशन एक्सपोज कर देगी। ठीक है फिर, प्लीज अपना ख्याल रखना, सिल्फी ने बेमन से कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, इजाबेला ने अपने चेहरे पर एक खुशमिजाज लुक के साथ सिल्फी से कहा। सिर्फ वही एक थी जो हमेशा जियांग फे को कंपनी दे सकती थी। डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस से उड़ान भरने के बाद जियांग फे ने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन पर बैठे बैठे सेंट का क्वेस्ट देखने के लिए क्वेस्ट लिस्ट खोली। क्वेस्ट नेम, रेस्क्यूइंग द सबऑर्डिनेट्स। लेजेंडरी। क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव, रेस्क्यू हुआ मुलान एंड द सेंट्स गार्ड हु आर अबाउट टू बी पनिश्ड। क्वेस्ट रिवॉर्ड, रेस्क्यू हुआ मुलान। Reward is 30 million experience points, 1000 gold coins. Additional reward, rescue Hua Mulan and more than half of the Saints Guards members.
Reward is 50 million experience points, 3000 gold coins. Impossible quest, rescue Hua Mulan and all of the Saints Guards members. Reward is 80 million, 5000 gold coins. Punishment if failed, if Hua Mulan dies, 30 million experience points will be deducted. Moreover, you will lose a significant amount of the Saints' reputation points. Countdown period, 12 hours. ये उन क्वेस्ट्स में से एक है जो कंप्लीशन लेवल्स के हिसाब से रिवॉर्ड देता है। जियांग फे ने मन ही मन सोचते हुए सिर हिलाया। लेकिन ये करंट क्वेस्ट पूरा करने में कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है। उसे सेंट्स गार्ड के सारे 500 मेंबर्स को बचाना होगा। अगर उनमें से एक भी मरा तो जियांग फे हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का रिवॉर्ड हासिल नहीं कर पाएगा। बहुत जल्द जियांग फे हवा में उड़ते हुए उस बॉर्डर को पार कर गया जो लाइट और डार्क फैक्शंस को अलग करता था। वो आखिरकार लाइट फैक्शन के इलाके में घुस गया। चूंकि वो फ्रंटलाइंस में था, इसलिए वहां चारों तरफ लाइट फैक्शन के एयर पेट्रोल्स थे। इसलिए जियांग फे ने ज्यादा नीचे उड़ने की हिम्मत नहीं की। उसने खुद को ज्यादा ऊंचाई पर ही बनाए रखा। क्वेस्ट के लोकेशन पिन पॉइंट के हिसाब से जियांग फे को उड़ते हुए उस जगह पहुंचने में 2 घंटे और लगेंगे जहां सेंट्स गार्ड के मेंबर्स को कैप्टिव बनाकर रखा गया था। वो एक छोटी सी माउंटेनस वैली थी जिसके बीचों बीच एक छोटा सा कासल था। वो ऐसी जगह लग रही थी जहां लोगों को कैप्टिव बनाकर रखा जाता था। वो जगह ज्यादा हेविली गार्डेड नहीं लग रही थी। आखिर वो कासल लाइट फैक्शन की कोर टेरिटरी में था। वहां बाहरी लोगों के हमला करने के चांसेस बहुत कम थे। हालांकि वो जगह ज्यादा हेविली गार्डेड नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां से लोगों को बचाना एक मुश्किल काम था। आखिर कासल के ऊपर बनी आर्चरी टावर्स में इतने आर्चर्स मौजूद थे जो जियांग फे को कुछ ही सेकंड्स में मार सकते थे। छोटी माउंटेनस वैली के बाहर जियांग फे ने लैंड करने के लिए एक शांत जगह ढूंढी। फिर उसने इजाबेला से हिडन शैडो एक्टिवेट करने को कहा ताकि वो दोनों छिपकर वैली में घुस सकें। वैली में घुसने के बाद जियांग फे छोटे कासल के ज्यादा करीब जाने से बच रहा था। आखिर ये जगह खास तौर पर क्रिमिनल्स को कैप्टिव रखने के लिए बनाई गई थी। जाहिर सी बात थी कि वहां किसी तरह का मैजिकल ट्रैप होगा। अगर वो सीधा अंदर घुस जाता तो पक्का पकड़ा जाता। बेला, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जियांग फे और इजाबेला कासल के पास छिप गए। दूर से कासल के हालात देखते हुए उन्होंने प्लान बनाने के लिए धीरे धीरे बात की। मेरी करंट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमारे लिए कासल का डिफेंस तोड़ना इम्पॉसिबल है। हम सिर्फ तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक वो सजा देना शुरू ना कर दें। उसके बाद ही हम हॉस्टेजेस को निकाल सकते हैं, इजाबेला ने कहा। ठीक है, जियांग फे ने सिर हिलाया। हालांकि हॉस्टेजेस को बचाने के लिए मिले कम टाइम की वजह से ये बहुत रिस्की था, लेकिन जबरदस्ती कासल में घुसने की कोशिश करने से ये तरीका काफी आसान था। उस वक्त हुआ मुलान और बाकियों को जलने की सजा मिलने में गेम टाइम के हिसाब से अभी भी 10 घंटे बचे थे। जियांग फे और इजाबेला ने वैली के आसपास छिपकर इन्वेस्टिगेशन की। छोटे कासल से लगभग 5 माइल्स दूर एक बहुत बड़ी खुली जगह थी। वहां 500 क्रॉसेस लगे हुए थे और लकड़ियों का ढेर पड़ा था। वो एग्जीक्यूशन स्पॉट लग रहा था। एग्जीक्यूशन स्पॉट और कासल के बीच सिर्फ खाली जमीन थी। वहां जियांग फे और इजाबेला के छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर जियांग फे और इजाबेला एग्जीक्यूशन के दौरान जबरदस्ती अपने दुश्मनों पर हमला करते तो इजाबेला की डिमोनिक नागा स्टेट के बावजूद वो सिर्फ हुआ मुलान को ही बचा पाते, और वो भी तब जब उनकी किस्मत अच्छी होती। वहीं अगर वो हॉस्टेजेस को एग्जीक्यूशन स्पॉट ले जाते वक्त हमला करते तो जियांग फे और इजाबेला शायद ज्यादा हॉस्टेजेस को बचा पाते। लेकिन कासल से एग्जीक्यूशन स्पॉट तक का रास्ता बहुत छोटा था। कासल के और भी गार्ड्स आसानी से उन पर हमला कर सकते थे। फिर भी अगर वो एग्जीक्यूशन स्पॉट के बहुत करीब हमला करने का फैसला करते तो भी वैली से बाहर निकलते वक्त उन्हें कासल के पास से गुजरना ही पड़ता। अगर इस दौरान उन्हें देर हो जाती तो हालात और भी बदतर हो सकते थे। इसे यहीं करना बेहतर रहेगा। आखिरकार इजाबेला ने कासल से आते वक्त एग्जीक्यूशन स्पॉट के करीब किसी जगह पर हमला करने का सजेशन दिया। ठीक है, अब हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। जियांग फे ने सिर हिलाया। उन्होंने जो जगह चुनी थी वो कासल से काफी दूर थी। अगर वो बैटल को जल्दी खत्म कर लेते तो शायद कासल के गार्ड्स उन्हें नोटिस भी नहीं कर पाते। इसके अलावा वो लोकेशन वैली के एग्जिट के भी काफी करीब थी और जियांग फे और बाकियों के भागने के लिए ज्यादा कन्वीनियंट भी थी। चलो, छिपने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, इजाबेला ने कहा। हालांकि जब तक वो दुश्मनों के बहुत करीब नहीं होते, इजाबेला की हिडन शैडो की वजह से कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाता, लेकिन वो स्किल अभी भी इजाबेला के माना पॉइंट्स कंज्यूम करती थी। भले ही इजाबेला के पास बहुत सारे माना पॉइंट्स थे, लेकिन वो हिडन शैडो स्टेट को बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकती थी। ठीक है, जियांग फे ने सिर हिलाया। फिर वो दोनों चुपचाप छिपते हुए वैली के एक कोने में चले गए। यहां एक केव है, इजाबेला ने अचानक कहा। ओ, चलो देखते हैं, जियांग फे ने खुशी से कहा। अगर इस केव में से गुजरने का कोई रास्ता होता तो वो हॉस्टेजेस को बचाने के बाद बिना कासल के पास से गुजरे वहां से भाग सकते थे। हाँ, इजाबेला ने सिर हिलाया और जियांग फे के साथ केव के एंट्रेंस के पास पहुंची। क्या यहां कोई मैजिकल ट्रैप्स होंगे? जियांग फे ने शक के साथ पूछा। एक सेकंड रुको, इजाबेला ने कहा, और उसके हाथों में एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। बस रोशनी चमकने पर कुछ भी अजीब नजर नहीं आया। ठीक है, यहां कोई मैजिकल ट्रैप नहीं है। मुझे किसी लिविंग बीइंग का भी एहसास नहीं हुआ, इजाबेला हंसी।
उसने अभी अभी एक सीक्रेट ड्रैकोनियन स्पेल कास्ट किया था। ये वो एबिलिटी थी जो उसे ब्लैक ड्रैगन प्रिंस की ब्लड लाइन से मिली थी। चलो अंदर चलते हैं। जियांग फे ने सिर हिलाते हुए रास्ता दिखाया। यो, मेरे पास मेहमान आए हैं। जियांग फे और इजाबेला ने अभी केव में कदम रखा ही था कि उन्होंने किसी को बहुत ही बेफिक्री से बोलते हुए सुना, स्क्रू मी। जियांग फे हैरान रह गया। वो तुरंत अपने बैटल पोज में आ गया। उन्होंने अभी अभी वेरीफाई किया था कि इस केव में न तो कोई ट्रैप्स थे और न ही कोई लिविंग बीइंग्स, लेकिन अंदर घुसते ही केव में किसी के बोलने से वो हैरान रह गए। हे बच्चों, घबराओ मत, हम सब एक ही बिरादरी के हैं। जैसे ही वो बेफिक्र आवाज उसके कानों में गूंजी, जियांग फे ने केव के अंदर गहराई में दो चमकते हुए लैंप्स देखे। ये आखिर है क्या? हालांकि केव गहरी नहीं थी, लेकिन अंदर बहुत घुप अंधेरा था। जियांग फे को वहां एक भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। इल्यूमिनेट। जैसे ही इजाबेला चिल्लाई, केव को रोशन करने के लिए एक तेज रोशनी चमक उठी। होली काव रोशनी होते ही जियांग फे अपने सामने मौजूद जीव को साफ देख पा रहा था। वो झटके से लगभग जमीन पर ही गिर पड़ा। जियांग फे ने जो दो लैंप्स देखे थे वो असल में एक जायंट गोल्डन ड्रैगन की आंखें थीं जो लगभग 100 मीटर्स लंबा था। सीरियसली, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि हम सब एक ही बिरादरी के हैं। तुम्हें मेरी मिस्टीरियसनेस से पर्दा उठाकर सारा मजा क्यों खराब करना था? जायंट ड्रैगन की आवाज अभी भी काफी बेफिक्र लग रही थी। इसके अलावा बोलते वक्त ड्रैगन ने सांस छोड़ी, जिससे इजाबेला के इल्यूमिनेट स्पेल से बनी रोशनी तुरंत बुझ गई। केव में एक बार फिर घुप अंधेरा छा गया। इसके अलावा अपने सामने जायंट ड्रैगन का सिर देखकर जियांग फे इतना हैरान था कि वो उस फेलो के एट्रीब्यूट्स चेक करने के लिए टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाया। लेकिन ड्रैगन का साइज देखकर साफ लग रहा था कि ये कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं था जिसे जियांग फे और इजाबेला हरा सकते थे। लेकिन खुशकिस्मती से वो फेलो नागा रेस का था। इजाबेला और जियांग फे के बीच एक डेमोनिक नागा थी, जबकि दूसरा हाफ ब्रेड ड्रैगन था। इसलिए उस जायंट ड्रैगन ने उन दोनों को अपनी बिरादरी का ही माना। एल्डर नगस में आप कौन हैं? इजाबेला ने पूछने की कोशिश की। हे बच्ची, तुम काफी लकी हो। रॉयल्टी का एक जायंट ड्रैगन तुम पर ड्रैगन सोल सैक्रिफाइस कास्ट करने के लिए राजी हो गया। जायंट गोल्डन ड्रैगन ने इजाबेला के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने दिलचस्पी से इजाबेला को स्कैन किया। चूंकि डिमोनिक नागास असल में नागा रेस में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, इसलिए जायंट गोल्डन ड्रैगन अपने बहुत बड़े लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से तुरंत इजाबेला की आइडेंटिटी को पहचान गया। ये सब मेरी वजह से हुआ कि भाई इग्निस स्ट्रास ड्रैगन सोल सैक्रिफाइस का जिक्र होते ही इजाबेला की आंखों में आंसू आ गए। अगर ब्लैक ड्रैगन प्रिंस ने खुद को सैक्रिफाइस नहीं किया होता तो इजाबेला कामयाबी से रिवाइव नहीं हो पाती। वो नौजवान सच में एक रेयर नागा था। उसके जैसे सेल्फलेस जायंट ड्रैगन्स बहुत कम हैं। जायंट गोल्डन ड्रैगन ने गहरी सांस ली। क्या आप भाई इग्निस स्ट्रास को जानते हैं? इजाबेला ने क्यूरियोसिटी से पूछा। हालांकि वो मुझसे कुछ जनरेशन्स छोटा है, लेकिन हम दोनों ही नागा रेस में थोड़े अजीब किस्म के हैं। इसलिए भले ही हम कभी नहीं मिले, लेकिन हम किसी तरह एक दूसरे को समझ सकते हैं। जायंट गोल्डन ड्रैगन की आवाज में उदासी थी। एल्डर, आपने अभी भी मुझे नहीं बताया, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? इजाबेला ने एक बार फिर पूछा। मुझे? बहुत लंबे समय से किसी ने मेरा नाम नहीं लिया है। मैं बेनेट स्ट्रास हूं, जायंट गोल्डन ड्रैगन ने कहा। बेनेट क्या? आप कैसनोवा ड्रैगन हैं? इजाबेला इतनी बुरी तरह शॉक्ड थी कि वो उछलकर सीधे जियांग फे की बाहों में आ गिरी। कैसनोवा ड्रैगन? जियांग फे इस बातचीत से पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। मैं समझाती हूं, इजाबेला ने जियांग फे के कान में फुसफुसाते हुए कहा और अपने लाल गालों के साथ एक्सप्लेन करने लगी। अच्छा, ये बात है, जब जियांग फे ने दोबारा उस जायंट गोल्डन ड्रैगन को देखा तो उसकी आंखों में एडमिरेशन की चमक थी। बेनेट स्ट्रास डॉनलाइट की दुनिया में एक बहुत ही फेमस इंसान था। जिस भी परिवार में बेटी होती थी, वो उसे अपनी बेटियों को एक जरूरी सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल करते थे कि आग, चोरी और जायंट ड्रैगन से खुद को बचाकर रखना। जियांग फे पहले से ही नागास के बर्ताव से वाकिफ था। पूरी नागा रेस लालच और हवस से भरी हुई थी। ऊपर से ड्रैगन्स को रेस की कोई परवाह नहीं थी और वो दूसरी रेसेस की किसी भी फीमेल को फंसाने की कोशिश करते थे। नागा रेस के ज्यादातर ड्रैगन्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। वो औरतों को किडनैप करके उनके साथ सोते थे, लेकिन बाद में ये बात मानते भी नहीं थे। लेकिन ये ड्रैगन बाकियों से अलग था। वो अपनी बिरादरी में एक अजीब ड्रैगन था। उसे सिर्फ औरतों का जिस्म ही नहीं, बल्कि उनका दिल भी चाहिए था। ये ड्रैगन अपने रोमांटिक मामलों में बहुत सक्सेसफुल था। दूसरी रेसेस की अनगिनत औरतें उसके जाल में फंस चुकी थीं। कोई सोच सकता है कि ज्यादातर ड्रैगन्स का औरतों पर जबरदस्ती करने वाला बर्ताव बहुत बुरा था। आखिर ज्यादातर छोटी रेसेस को अपनी रेस में नागा ब्लडलाइन होने से कोई ऐतराज नहीं था। यहां तक कि उन औरतों के पतियों को भी ऐसे इंसिडेंट्स को नजरअंदाज करना पड़ता था। लेकिन ये ड्रैगन अलग था। वो सीधे औरतों का दिल जीत लेता था। ऐसे में उन औरतों की रेस के लोग क्या ही कर सकते थे। इसलिए जब बात फैलने लगी तो नागा रेस के इस हवस भरे बर्ताव का सारा इल्जाम बेनेट स्ट्रास पर डाल दिया गया। अगर इसमें सिर्फ छोटी रेसेस शामिल होती तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ड्रैगन आखिरकार 5 सबसे बड़ी रेसेस की तरफ भी बढ़ गया। सबसे क्लासिक केस तब हुआ जब उसने मून गॉड को अपने जाल में फंसा लिया।
प्रोटोसिस तुरंत भड़क गए, यहां तक कि खुद डिवाइन लाइट गॉड एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर नागास के सामने आ डटे। आखिर में उन दोनों को अलग कर दिया गया। तब से बेनेट स्ट्रास गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। अगर डिवाइन लाइट गॉड की स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी नहीं होती तो शायद मून गॉड का बेटा भी उस पर भारी पड़ जाता। जियांग फेई को आज यहां इस ड्रैगन से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसे आखिरकार समझ आ गया कि इजाबेला इतनी डरी हुई क्यों थी और क्यों भागकर उसकी बाहों में आ गई। बच्ची, डरो मत। मैं अपनी रेस की किसी भी छोटी फीमेल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। इसके अलावा मैं कभी औरतों पर जबरदस्ती नहीं करता। जायंट गोल्डन ड्रैगन ने इजाबेला की तरफ आंखें घुमाते हुए कहा। चूंकि इजाबेला सिर्फ ब्लैक ड्रैगन प्रिंस की वजह से नागा रेस का हिस्सा बनी थी, इसलिए वो बेनेट स्ट्रास की औलाद जैसी ही थी। हालांकि जायंट ड्रैगन्स हवस के पुजारी थे, लेकिन फिर भी वो एक इंटेलिजेंट रेस थे और कभी इंसेस्ट नहीं करते थे। क्या एक्सपर्ट है, इसने तो मून गॉड को भी फंसा लिया था, जियांग फे ने पूरे रिस्पेक्ट के साथ कहा। TSK, अब तुम्हें पता चला कि सिल्फी इतनी आसानी से तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ गई। मून गॉड के सारे डिसाइपल्स एक ही ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, इजाबेला ने धीरे से कहा। इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, समझे? जियांग फे ने इजाबेला की छोटी सी नाक पर हल्के से टैप किया। सिल्फी हार्टफेल्ट के इफेक्ट की वजह से जियांग फे के प्यार में पड़ी थी, इसका मून गॉड से कोई लेना देना नहीं था। हे नौजवान, मैंने नोटिस नहीं किया कि तुम भी मेरे जैसे ही हो। बेनेट स्ट्रास ने जियांग फे को देखा और हंसने लगा, क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि जियांग फे के पास 4 लव कॉन्ट्रैक्ट्स थे। हे। जियांग फे को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, लेकिन उसने जानबूझकर इतनी लड़कियों को फंसाने की कोशिश नहीं की थी। 4 लव कॉन्ट्रैक्ट्स बुरा नहीं है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं सिर्फ 5 ही हासिल कर पाया था। नौजवान, तुम काफी अच्छा कर रहे हो। तुम्हारी अचीवमेंट्स भी वैसी ही हैं जैसी तुम्हारी उम्र में मेरी थीं। बेनेट स्ट्रास ने जियांग फे की तारीफ की। डैम, जियांग फे के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। अगर जियांग फे की उम्र में इस ड्रैगन के पास पहले से ही 5 औरतें इन्फैचुएटेड स्टेट में थीं, तो अब जब वो 3000 साल से भी ज्यादा का हो चुका था तो उसने कितनी औरतों को फंसाया होगा। जियांग फे आखिरकार समझ गया कि हर रेस के पेरेंट्स हमेशा अपनी बेटियों को जायंट ड्रैगन से बचकर रहने के लिए क्यों कहते थे। ये ड्रैगन लड़कियों को उनके परिवारों से दूर ले जाने के मामले में सारी हदें पार कर चुका था। इसका स्केल जियांग फे के लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था। इतने सालों बाद आखिरकार कोई मेरे नक्शेकदम पर चला है। नौजवान, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं। बेनेट स्ट्रास ने अपने ड्रैगन क्लॉ से जियांग फे की तरफ इशारा करते हुए कहा। डिंग, यू हैव रिसीव्ड द ब्लेसिंग ऑफ द ड्रैगन गॉड। स्क्रू मी। ड्रैगन गॉड? जियांग फे को ब्लेसिंग के एट्रीब्यूट्स चेक करने का टाइम भी नहीं मिला। वो तुरंत एक बार फिर हैरान रह गया। मैंने 1000 साल पहले ही ड्रैगन गॉड की पोजीशन संभाल ली थी। प्लीज मेरे लिए इसे सीक्रेट ही रखना और ये न्यूज़ बाहर मत फैलाना, वरना मेरे लिए लड़कियों को फंसाना मुश्किल हो जाएगा। बेनेट स्ट्रास ने जियांग फे से धीमी आवाज में कहा। होली शिट, इसके जैसा इंसान भी ड्रैगन गॉड बन सकता है। जियांग फे ने अपनी आंखें घुमाई और अपने एट्रीब्यूट्स चेक किए। ब्लेसिंग ऑफ द ड्रैगन गॉड। Increase your rate of obtaining reputation from females by 200%. When a female is within 5 meters, you will instantly obtain 5000 reputation points from the individual. This effect only works once on each female. Holy shit, ये blessing of the dragon god नहीं है, इसे blessing of the lust god कहा जाना चाहिए। जियांग फे ने खुद को पूरी तरह थका हुआ महसूस किया। हा, नौजवान, तुमने तो अभी शुरुआत ही की है। तुम्हारा सीनियर होने के नाते मुझे तुम्हें और भी इनकरेज करना चाहिए। ड्रैगन गॉड साफ तौर पर जियांग फे को सपोर्ट कर रहा था, जो अब उसका कॉमराड बन चुका था। डिंग, द ड्रैगन गॉड हैज फोर्सफुली गिवन यू एन एनकरेजमेंट क्वेस्ट। मूव फॉरवर्ड यंग मैन। द क्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड। क्वेस्ट नेम, मूव फॉरवर्ड यंग मैन। क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव, अचीव इन्फैचुएटेड स्टेट विद 10,000 फीमेल्स। क्वेस्ट रिवॉर्ड, 10 billion experience points, 1 million gold coins, 5,000 Naga reputation points, mysterious equipment. Remark 1. During the quest period, your rate of obtaining female reputation points is increased by 100%. Remark 2. This quest cannot be forfeited. Damn! क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? जियांग फे का मन किया कि वो अपना सिर दीवार पर दे मारे। हाँ नौजवान, मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा सीनियर होने के नाते मुझे ये सब करना ही चाहिए। बेनेट स्ट्रास खुशी से हंसा। हे, मैं तुम्हारा और तुम्हारी पिछली 18 पीढ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूं। जियांग फे को लगा कि वो पागल हो जाएगा। वो ऐसे रिडिकुलस क्वेस्ट का क्या करेगा? ठीक है फिर, नौजवान, मैं बस तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूं। तुम्हें अपना शुक्रिया जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं सोना चाहता हूं। जाओ यहां से। सब कुछ कहने और करने के बाद ड्रैगन गॉड ने अपने मेहमानों को बाहर भेजने का फैसला किया। व्हाट द हेक? मेरे साथ ये सब करने के बाद क्या तुम वापस सोने जा रहे हो? जियांग फे कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन तभी उसके सामने अचानक एक सफेद रोशनी चमकी और उसे और इजाबेला को जबरदस्ती केव से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। केव से बाहर ट्रांसपोर्ट होने के बाद जियांग फे और इजाबेला तुरंत एंट्रेंस पर लौट आए।
वो ड्रैगन को मनाना चाहता था कि वो उस पर डाला गया रिडिकुलस ब्लेसिंग और क्वेस्ट हटा दे। आखिर उन चीज़ों का जियांग फे से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब जियांग फे केव के एंट्रेंस पर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि वहां कोई केव नहीं थी। उसने कितनी भी कोशिश की लेकिन उसे केव का कोई नामोनिशान नहीं मिला। अगर ड्रैगन गॉड का क्वेस्ट और ब्लेसिंग अभी भी उसके पास नहीं होते तो वो शायद इसे अपने दिमाग का वहम ही समझ लेता। उसी वक्त रियल वर्ल्ड में चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके के किसी अंडरग्राउंड बेस में कुछ साइंटिस्ट्स आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या चल रहा है? हमने प्लान शुरू कर दिया है। ठीक है, अगर ये प्लेयर सच में हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट को एनहांस कर सकता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। हाँ, हमने पहले ही उसे सारे नेसेसरी टूल्स दे दिए हैं। अब बस ये देखना बाकी है कि हमारी प्रिडिक्शन सही है या नहीं। अगर ये नौजवान सच में इतना स्ट्रांग है तो हमारी अचीवमेंट्स इतिहास में दर्ज हो जाएंगी। हे, इस नौजवान के लिए ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है। उसे एक ही बार में 10,000 लड़कियों को फंसाना होगा। हाँ, ये सोचकर ही मुझे हंसी आ रही है। जियांग फे नहीं जानता था कि उसने अभी जो भी एक्सपीरियंस किया वो सब इंसानों का एक ग्रुप कंट्रोल कर रहा था। वो इस ख्याल से परेशान था कि उसे इतनी सारी लड़कियों को झेलना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो सच में ड्रैगन गॉड बन गया। हालांकि इजाबेला नहीं जानती थी कि जियांग फे के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे फिर भी बेचैनी हो रही थी। उसी वक्त इजाबेला ड्रैगन सोल सैक्रिफाइस के ख्याल से परेशान थी। चूंकि वो नागा रेस की मेंबर बन चुकी थी इसलिए ड्रैगन गॉड नेचुरली उसकी रेस का लीडर था। लेकिन उसकी परवरिश ड्रैगन गॉड से बचकर रहने की सीख के साथ हुई थी, इसलिए वो मन ही मन इस कशमकश में थी कि उसे इस पूरी बात पर कैसा रिएक्ट करना चाहिए। छोड़ो, इसे इस बारे में नहीं सोचते। हमें उस काम पर फोकस करना चाहिए जिसके लिए हम आए हैं। जियांग फे ने जोर से अपना सिर झटका। वो यहां हुआ मूलन को बचाने आए थे। हालांकि ड्रैगन गॉड की वजह से वो रास्ते से भटक गए थे, लेकिन उनका क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव अभी भी नहीं बदला था। चूंकि जियांग फे और इजाबेला के लिए ड्रैगन गॉड की केव से गुजरने का कोई शॉर्टकट नहीं था, इसलिए उन्हें अपने पुराने प्लान के साथ ही जाना होगा। वो सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्पॉट के रास्ते में अपने दुश्मनों को रोकेंगे। उसके बाद कासल के गार्ड्स के रिएक्ट करने से पहले ही वो छोटे कासल से होकर गुजरने वाले छोटे रास्ते से भाग निकलेंगे। अपना प्लान तय करने के बाद जियांग फे और इजाबेला ने छिपने के लिए एक जगह ढूंढी और शांति से हॉस्टेजेस वाले कार्गो का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। जैसे जैसे एग्जीक्यूशन का टाइम पास आ रहा था जियांग फे नर्वस होने लगा। ये उनका इकलौता चांस था। अगर वो फेल हो गए तो हालात सुधारने का कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा और वो पूरी तरह से क्वेस्ट फेल कर देंगे। जियांग फे को थोड़े बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट्स खोने की ज्यादा फिक्र नहीं थी, लेकिन उसने और हुआ मूलन ने पस्त में एक साथ लड़ाई लड़ी थी। अगर हुआ मुलान यहां मारी जाती तो जियांग फे को बहुत गिल्टी फील होता। सूरज ढलने लगा था। एग्जीक्यूशन के टाइम में अभी भी आधा घंटा बाकी था। ठीक उसी वक्त छोटे कासल का मेन गेट खुला और ट्रूप्स धीरे धीरे कासल से बाहर निकले। घोड़ों पर सवार 200 सोल्जर्स आगे आगे चल रहे थे। बिल्कुल पीछे घोड़ों पर सवार 100 और सोल्जर्स थे। बीच में 500 फुट सोल्जर्स पहरा दे रहे थे। वो सब हथियारों से लैस थे। इस फॉर्मेशन के बीचों बीच एक कैरेज थी जिसमें हुआ मुलान को कैप्टिव बनाकर रखा गया था। हुआ मुलान की कैरेज के आसपास सेंट्स गार्ड के 500 मेंबर्स एग्जीक्यूशन स्पॉट की तरफ पैदल चल रहे थे। उनके लोली स्टेटस का मतलब था कि उन्हें कैरेज में बैठने की इजाजत नहीं थी। सेंट्स गार्ड के इन मेंबर्स के हाथ बंधे हुए थे और एक दूसरे से जुड़े थे। वो बंधी हुई चींटियों के एक झुंड की तरह लग रहे थे। अगर वो कोशिश भी करते तो उनके लिए भागना इम्पॉसिबल था। हॉस्टेजेस के साथ चलने वाले ट्रूप्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चूंकि ये लाइट फैक्शन की सेंट्रल लोकेशन थी इसलिए गार्ड ज्यादा अलर्ट नहीं थे। इससे जियांग फे को बहुत फायदा हुआ। जैसे जैसे ट्रूप्स आगे बढ़े उनके और छोटे कासल के बीच की दूरी बढ़ने लगी। छोटे कासल का मेन गेट एक बार फिर बंद हो गया। लगभग 10 मिनट्स बाद ट्रूप्स उस जगह पहुंच गए जहां जियांग फे और इजाबेला छिपे हुए थे। बेला, तैयार हो जाओ, चलो चलते हैं, जियांग फे ने कहा और सीटी बजाकर जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया। ड्रैगन के चिल्लाते ही जियांग फे और इजाबेला उसकी पीठ पर कूद गए और कैरेज की तरफ लपके। रोर! ड्रैगन एक बार फिर चिल्लाया और उसने दोनों तरफ के गार्ड्स पर आग बरसाई। दुश्मन हमला कर रहे हैं। हालांकि जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन की आग लेवल 70 एलीट गार्ड्स को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन वो ओपोनेंट्स की फॉर्मेशन को बुरी तरह बिगाड़ने के लिए काफी थी। बेला, चलो! जियांग फे आगे बढ़ा और उसने इजाबेला को ड्रैगन की पीठ से कूदने का मौका दिया। जियांग फे पहले ही इजाबेला के साथ प्लान को थरोली डिस्कस कर चुका था। जहां वो गार्ड्स पर हमला करके उनका ध्यान भटकाने का काम संभालेगा, वहीं इजाबेला हॉस्टेजेस को बचाने का काम करेगी। लेकिन जैसे ही जियांग फे गार्ड्स पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, उसे सिस्टम नोटिफिकेशंस की एक सीरीज सुनाई दी। डिंग! गार्ड सेरा हैज रीच्ड द रिस्पेक्ट लेवल ऑफ रेपुटेशन टुवर्ड यू। डिंग! गार्ड केली हैज रीच्ड द रिस्पेक्ट लेवल ऑफ रेपुटेशन टुवर्ड यू। जब जियांग फे हमला करने के लिए तैयार था तो जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था।
जैसे ही जियांग फे उनके सिर के ठीक ऊपर से उड़ते हुए इन गार्ड्स के करीब पहुंचा, 800 गार्ड्स में से 75% के नाम रेड से ग्रीन हो गए। असल में जियांग फे के रोमियो टाइटल की वजह से फीमेल्स के साथ उसकी रेपुटेशन पहले से ही फ्रेंडली से शुरू होती थी। ऊपर से ब्लेसिंग ऑफ द ड्रैगन गॉड के साथ उसे 5000 रेपुटेशन पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए, जिसका मतलब था कि जियांग फे की रेपुटेशन वहां मौजूद सभी फीमेल्स के साथ तुरंत रिस्पेक्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। हमला करो, इस कमीने नेफिलिम को मार डालो। हालांकि फीमेल्स ने जियांग फे पर हमला करना बंद कर दिया था, लेकिन वहां अभी भी मेल गार्ड्स मौजूद थे। आदमी जियांग फे की ट्रिक्स में नहीं फंसने वाले थे। उसे हाथ भी मत लगाना। जब फीमेल गार्ड्स ने देखा कि मेल गार्ड्स जियांग फे पर हमला करना चाहते हैं तो उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया। नॉर्मल सोल्जर्स के तौर पर ये सोल्जर्स अपनी खुद की रेस को अप्रूव्ड लेवल की रेपुटेशन के साथ ट्रीट करते थे, लेकिन जियांग फे के लिए उनकी रेपुटेशन रिस्पेक्ट लेवल पर थी। जब दोनों के बीच टकराव हुआ तो रेपुटेशन सिस्टम के रूल्स के हिसाब से इन फीमेल सोल्जर्स ने नेचुरली जियांग फे का साथ दिया, जिसका रेपुटेशन लेवल मेल सोल्जर्स से ज्यादा था। डैम इट, क्या तुम बेवकूफ औरतें भी हमें धोखा दे रही हो? जब मेल सोल्जर्स ने फीमेल सोल्जर्स को अपनी तरफ हथियार तानते हुए देखा तो वो लगभग पागल ही हो गए। HMPH, हालांकि हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते, लेकिन हम तुम्हें उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाने देंगे। फीमेल सोल्जर्स बहुत डिटरमाइंड लग रही थीं। व्हाट द हेल, क्या ये सच में काम कर सकता है? हवा से ये नज़ारा देखते हुए जियांग फे हैरान रह गया। ये सच में एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग थी। चूंकि सेंट्स गार्ड के मेंबर्स ज्यादातर फीमेल्स थीं, इसलिए उन पर नजर रखने वाले ज्यादातर गार्ड्स भी फीमेल्स ही थीं। अब जब फीमेल सोल्जर्स ने जियांग फे का साथ दिया था तो बचे हुए 200 मेल सोल्जर्स गिनती में तुरंत बहुत कम पड़ गए। सबसे पहले सेंट्स गार्ड के मेंबर्स को छोड़ दो, जियांग फे ने ऊपर से आवाज लगाई। यस मास्टर। हालांकि ये फीमेल सोल्जर्स जियांग फे को रोमांटिकली पसंद नहीं करती थीं, लेकिन उसके लिए उनकी रिस्पेक्ट लेवल की रेपुटेशन का मतलब था कि वो अब उनके लीडर जैसा था। बहुत जल्द सेंट्स गार्ड के सभी 500 मेंबर्स को आजाद कर दिया गया। हुआ मुलान को भी कैरेज से बाहर निकाल लिया गया। इन मेल सोल्जर्स के हथियार छीनकर इन्हें बांध दो, जियांग फे ने हाथ हिलाते हुए कहा। पासा पलट चुका था और अब जियांग फे इंचार्ज था। जियांग फे के ऑर्डर्स देते ही फीमेल सोल्जर्स ने मेल सोल्जर्स पर हमला कर दिया और उन्हें बांध दिया। हालांकि मेल सोल्जर्स उनसे थोड़े ज्यादा मजबूत थे, लेकिन दोनों की गिनती में बहुत बड़ा फर्क था। सेंट्स गार्ड के मेंबर्स के आजाद होने के बाद तो ये फासला और भी बढ़ गया। वो 200 मेल सोल्जर्स 1000 से ज्यादा ओपोनेंट्स के सामने टिक ही नहीं पाए। हालांकि एक्सपीडिशन का इंचार्ज एक लेवल 80 इंटरमीडिएट लॉर्ड था, लेकिन हुआ मुलान पहले ही आजाद हो चुकी थी और उसके शरीर से मैजिक सील भी हट चुकी थी। अपनी कैपेबिलिटीज वापस पाने के बाद हुआ मुलान का खौफ इतना था कि ओवरलॉर्ड लेवल से नीचे का कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था, इसलिए उस इंटरमीडिएट लॉर्ड की कोई एक्शन लेने की हिम्मत ही नहीं हुई। हम इनका क्या करें? क्या हम इन्हें मार दें? इजाबेला ने पूछा। रहने दो, हमें इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम यहां से चलेंगे। हालांकि जियांग फे के कमांड देने पर उन सभी मेल सोल्जर्स को मारा जा सकता था, लेकिन वो सभी फीमेल सोल्जर्स के एलाई सोल्जर्स थे। जियांग फे उन फीमेल सोल्जर्स को किसी मुश्किल सिचुएशन में नहीं डालना चाहता था। ये भी ठीक है, इजाबेला ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। हुआ मुलान, अब से तुम इन सोल्जर्स की इंचार्ज हो। चलो यहां से तुरंत निकलते हैं। जियांग फे जानता था कि आर्मीज को इंस्ट्रक्ट करना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उसने कमांड करने का हक हुआ मुलान को दे दिया, जो एक प्रोफेशनल कमांडर थी। ठीक है, हालांकि जियांग फे को खुद को बचाने के लिए आया देखकर हुआ मुलान बहुत टच्ड थी, और जिस इंसान को वो एडमायर करती थी उसे देखकर वो काफी इमोशनल भी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसका मिलिट्री बैकग्राउंड था और वो सिल्फी और एरियल से कहीं बेहतर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानती थी। वो जानती थी कि ये रोमांस के बारे में बात करने का सही टाइम नहीं है। अगर वो तुरंत पीछे नहीं हटे तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। बहुत जल्द हुआ मुलान ने पूरी आर्मी को ऑर्गेनाइज कर लिया और वो तेजी से उस माउंटेनस वैली से बाहर निकल गए। मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने आओगे। जब सब कुछ प्लान के हिसाब से स्मूथली चल रहा था तो रास्ते में हुआ मुलान जियांग फे के पास आई और उसने अपने दिल की बात जियांग फे से कही। HMPH, इजाबेला ने जियांग फे की कमर खींची। वो साफ तौर पर इस बात से जेलस थी कि वो फीमेल कमांडर भी जियांग फे के प्यार में पड़ गई थी। हे जियांग फे को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करे और वो सिर्फ ऑकवर्ड होकर हंस पड़ा। जब वो छोटे कासल के गेट के पास से गुजरे तो कासल के सोल्जर्स ने जियांग फे और बाकियों को देख लिया। आखिर वो 1000 से ज्यादा लोगों का ग्रुप थे, उन्हें नोटिस न करना इम्पॉसिबल था, लेकिन उनके पकड़े जाने के बावजूद कुछ नहीं किया जा सकता था। कासल के सोल्जर्स बैकअप मांगने के लिए सिर्फ मैजिक लेटर्स भेज सकते थे। उनमें उस भीड़ को रोकने की हिम्मत नहीं थी। चूंकि कासल में ओरिजिनली सिर्फ 2000 गार्ड्स थे और उनमें से 800 पहले ही जा चुके थे, इसलिए वहां सिर्फ 1200 सोल्जर्स बचे थे। इसके अलावा उनमें से कुछ कासल में क्रिमिनल्स के इंचार्ज थे और वो सब एक साथ बैटल में शामिल होने के लिए नहीं जा सकते थे। अगर उनमें से सिर्फ कुछ 100 बाहर जाते तो वो जियांग फे और बाकियों को कभी नहीं हरा पाते। जाहिर है वो किसी ऐसी बैटल में शामिल नहीं होना चाहते थे जिसमें उनकी हार तय थी, इसलिए जियांग फे और बाकी सब उस छोटी माउंटेनस वैली से बचकर भागने में कामयाब रहे।
हालांकि वो अभी भी लाइट फैक्शन की टेरिटरी में थे, लेकिन डेंजरस जोन से दूर जाने के बाद वो काफ़ी सेफ थे। भले ही बैकअप ट्रूप्स जल्द ही वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन जियांग फे और बाकियों के माउंटेनस वैली से निकलने के बाद उन्हें ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। जियांग फे और बाकियों को एक छोटे जंगल में एक सेफ जगह मिल गई। फिर उसने फीमेल सोल्जर्स और सेंट्स गार्ड के मेंबर्स से कहा, सबको मौजूदा हालात के बारे में पता होना चाहिए। अब तुम्हारे लाइट फैक्शन में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ये कि तुम मेरे साथ डार्क फैक्शन चलो, और दूसरा ये कि तुम न्यूट्रल फैक्शन में भागने का कोई रास्ता ढूंढो। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, फीमेल सोल्जर्स ने लगभग तुरंत जवाब दिया। आखिर उन सबने अपने साथियों पर हमला किया था और अब उन्हें धोखेबाज माना जा रहा था। लाइट फैक्शन के साथ उनकी रेपुटेशन हॉस्टाइल हो चुकी थी। इसके अलावा जियांग फे के लिए उनकी रेपुटेशन रिस्पेक्ट बन चुकी थी, इसलिए उन्होंने नेचुरली जियांग फे के साथ चलने का फैसला किया। लेकिन जियांग फे को एहसास हुआ कि हर कोई उसके साथ डार्क फैक्शन नहीं जाना चाहता था। सेंट्स गार्ड के मेल सोल्जर्स को उसने बचाया था, लेकिन चूंकि उन पर उसके रोमियो टाइटल का कोई असर नहीं था, इसलिए जियांग फे के लिए उनकी रेपुटेशन कोल्ड ही रही। इसलिए वो नेचुरली जियांग फे का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी चॉइसेस की रिस्पेक्ट करता हूं। जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं वो इस पोर्टल से गुजरें। जो नहीं आना चाहते, मैं उन्हें उनके सफर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जियांग फे ने अबिसल गेट एक्टिवेट करते हुए कहा। लाइट फैक्शन के दिल से 1000 से ज्यादा लोगों को वापस डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस तक ट्रांसपोर्ट करना लगभग एक इम्पॉसिबल मिशन था। अगर जियांग फे को सिर्फ हुआ मुलान को बचाना होता तो वो जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन की सवारी करके वापस आ सकता था, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ उसे एक ऑल्टरनेट शॉर्टकट इस्तेमाल करना ही था। जियांग फे ने माउंटेनस वैली में सीधे अबिसल गेट एक्टिवेट नहीं किया था, क्योंकि पोर्टल से एक बार में सिर्फ एक ही इंसान गुजर सकता था। इसके अलावा हर बार एक्टिवेट होने पर यह सिर्फ 5 मिनट्स तक ही खुला रहता था। लेडीज को एक एक करके इसमें से जाना था। उन सबके जाने के लिए 5 मिनट्स काफी नहीं थे। ऊपर से उसे अबिसल गेट के कूलडाउन का इंतजार भी करना पड़ता। सारी लेडीज को अबिस तक पहुंचाने में बहुत लंबा टाइम लगता, इसलिए पोर्टल एक्टिवेट करने से पहले जियांग फे को एक सेफ जगह ढूंढनी पड़ी। अबिसल गेट एक्टिवेट करने के बाद जियांग फे सबसे पहले अबिस में गया। सबके पोर्टल से गुजरने से पहले उसे नेफिलिम्स को इन्फॉर्म करना था, वरना उन्हें नेफिलिम्स पर हमला करने वाले दुश्मनों की भीड़ समझ लिया जाता और वो सब मारे जाते। इजाबेला के साथ अपने रिश्ते की वजह से जियांग फे नेफिलीम रेस में बहुत इन्फ्लुएंशियल था। पोर्टल की पोजीशन के इंचार्ज नेफिलीम कमांडर ने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की कि जियांग फे की फीमेल ट्रूप्स वहीं रहें जहां उन्हें रहना चाहिए। दोनों तरफ से प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करने के बाद जो लेडीज डार्क फैक्शन तक जियांग फे के साथ आई थीं वो अबिसाल गेट से होकर अबिस में जाने लगीं। 5 मिनट्स के लिए एक्टिवेट होने के बाद अबिसाल गेट का 30 मिनट का कूलडाउन था। 3 अलग अलग ग्रुप्स में आखिरकार सारी लेडीज अबिसल गेट से होकर कामयाबी से अबिस में पहुंच गईं। रही बात सेंट्स गार्ड के मेल सोल्जर्स की, तो जियांग फे को लाचारी सी महसूस हुई। चूंकि उनमें से कोई भी डार्क फैक्शन से जुड़ना नहीं चाहता था, जिससे वो सब कभी नफरत करते थे, इसलिए जियांग फे के पास उन्हें उनके हाल पर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। आज रात हम यहीं कैंप करेंगे। चूंकि जियांग फे के गेम से लॉग आउट करने का टाइम हो गया था, इसलिए वो तुरंत उन्हें डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस नहीं ले गया। अब इसमें लेडीज के कैंप करने का इंतजाम करने के बाद जियांग फे ने यह पक्का किया कि हुआ मुलान फीमेल सोल्जर्स को कंट्रोल कर सके, ताकि वो इधर उधर न घूमे। आखिर ये नेफिलिम टेरिटरी का कोर इलाका था, यहां तक कि डार्क फैक्शन के ज्यादातर दूसरे मेंबर्स भी उस जगह नहीं घुस सकते थे। अगर कोई गलत फहमी हो जाती तो जियांग फे भी उसे सॉल्व नहीं कर पाता। उसके बाद जियांग फे इजाबेला को नेफिलिम किंग्स पैलेस ले गया। उसे डार्क फैक्शन में इन लेडीज के लिए आइडेंटिटीज बनानी होंगी, वरना उन सभी लेडीज को कोल्ड रेपुटेशन के साथ ट्रीट किया जाएगा। सिल्फी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थी, क्योंकि डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस में उसकी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड थी। हे मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम हुआ मूलन को यहां ले आए। नौजवान, अब मुझे सच में यकीन हो गया है कि तुम सेंट को भी फंसा सकते हो। जब नेफिलिम किंग ऑगस्टस ने जियांग फे के यहां आने की वजह सुनी तो वो हंस पड़े। हालांकि इजाबेला ने पहले पूरे कॉन्फिडेंस से कहा था कि जियांग फे लाइट फैक्शन से सैंट को फंसा कर ला सकता है, लेकिन ऑगस्टस को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उन्होंने वो क्वेस्ट सिर्फ अपनी प्यारी बेटी को खुश करने के लिए दिया था, लेकिन जियांग फे लाइट फैक्शन की एक फेमस कमांडर को यहां लाने में कामयाब हो गया था। इसका मतलब था कि इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी थी कि वो सेंट को भी अपने जाल में फंसा सकता है। नेफिलिम किंग अब इस प्लान को सीरियसली लेने लगे थे। साथ ही वो अपने मन में ये भी प्लॉट बना रहे थे कि वो सेंट के इस धोखे को लुमिनस वैटिकन पर हमला करने के लिए एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जियांग फे नेफिलिम किंग ऑगस्टस से सिल्फी और फीमेल सोल्जर्स के लिए डार्क फैक्शन आइडेंटिटीज हासिल करने में कामयाब हो गया था। इसकी वजह से वो डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस के सोल्जर्स के साथ खुलकर बात कर सकती थीं। सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद जियांग फे ने देखा कि अब जाने का टाइम हो गया है। इजाबेला के साथ थोड़ी देर बात करने के बाद उसने गेम से लॉग आउट कर लिया। रियल वर्ल्ड में लौटने के बाद चूंकि अब जियांग फे को स्कूल जाने का नाटक नहीं करना था, इसलिए उसे तुरंत बेड से उठने की जरूरत नहीं थी।
वो अपने बेड पर लेटा रहा और अपने अगले स्टेप्स के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में सोचने लगा। 0541, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छे सजेशंस हैं? जियांग फे ने पूछा। ब्रेवहार्ट्स फ्रैगमेंट्स को ढूंढना अभी भी हमारी मेन प्रायोरिटी है, लेकिन मेरा सजेशन है कि हम फ्रैगमेंट्स ढूंढना शुरू करने से पहले और एनर्जी हासिल कर लें, वरना अगर हम ब्रेवहार्ट्स फ्रैगमेंट्स की तलाश में किसी मुश्किल बैटल में फंस गए तो शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। 0541 ने कहा। मैं समझता हूं, लेकिन एनर्जी ढूंढना बहुत अनोइंग काम है। जियांग फे ने अपना सिर हिलाया। 0541 की एनर्जी के लिए ये अर्जेंट रिक्वेस्ट कोई पहली बार नहीं थी, लेकिन जियांग फे तब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता था जब तक उन्हें ब्रेवहार्ट का इंजन रूम नहीं मिल जाता। क्या मुझे अपने लिए सॉल्यूशन सोचने का काम तियान्यू को देना चाहिए? जियांग फे ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, तियान्यू के मांडा ग्रुप के पास न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की काफी कैपेबिलिटीज थीं, लेकिन उनके पास सिर्फ उन्हें बनाने का हक था, उन्हें इस्तेमाल करने का नहीं। क्रिएशन प्रोसेस के बाद उन्हें तैयार माल गवर्नमेंट को सौंपना पड़ता था, लेकिन चूंकि वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते थे, इसलिए तियान्यू के पास पक्का कुछ न्यूक्लियर मटेरियल्स होंगे। इसके बावजूद तियान्यू के पास शायद 0541 के लिए काफी एनर्जी नहीं होगी, जो एक ही बार में पहाड़ों जितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेता था। छोड़ो इसे, मैं सुबह तियान्यू से पूछूंगा। अगर वो जापानीज से एनरिच्ड एनर्जी रिसोर्सेज से भरा कोई स्टोरेज ढूंढ सके तो ये सबसे अच्छा सिनारियो होगा। जियांग फे ने आखिरकार अपना मन बना लिया। जापानीज का खतरा गंभीर होता जा रहा था। अगर वो सच में अपने न्यूक्लियर एनर्जी स्टोरेज को ढूंढ नहीं पाए तो जियांग फे को यूरोपियन वेटिकन तक पहुंचकर दूसरे तरीकों के बारे में सोचना होगा। सुबह करीब 8 बजे जियांग फे आखिरकार बेड से उठा। तब तक उसके पेरेंट्स उठ चुके थे। अपने रूम से बाहर निकलते ही जियांग फे को खाने की खुशबू आने लगी। लिटिल फे, उठने का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो जाओ, उसकी मां ने खुशी से कहा। किडनैपिंग वाले इंसिडेंट के बाद से जब भी वो हर सुबह सबको सेफली घर पर देखती थीं तो बहुत खुश नजर आती थीं। ब्रेकफास्ट के बाद जियांग फे ने अपने पेरेंट्स से कहा, डैड मॉम, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। मैं लंच के लिए वापस नहीं आऊंगा, मैं शायद रात को ही वापस आऊंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या वहां कोई खतरा होगा? जियांग फे की मां ने फिक्र के साथ पूछा। जब भी जियांग फे बाहर जाता था वो बहुत कंसर्न्ड हो जाती थीं। कोई सीरियस बात नहीं है, मैं बस ऊपर तियान्यू से कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। जियांग फी हंसा। ओह, फिर जब तुम लौटोगे तो मैं डिनर तैयार करूंगी। जब उन्होंने सुना कि जियांग फे मांडा स्क्वायर से बाहर नहीं जा रहा है तो जियांग फे की मां ने आखिरकार राहत की सांस ली। अपने घर से बाहर निकलने के बाद जियांग फे सीधा 108वें फ्लोर पर गया, जहां तियान्यू का ऑफिस था। हमेशा की तरह ऑफिस में घुसने से पहले उसने सेक्रेटरी की तरफ सिर हिलाया। तुम आ गए आफी। अगर तुम नहीं आते तो मैं ही तुम्हें ढूंढने निकल पड़ता। तियान्यू ने जियांग फे के बिना बताए ऑफिस में घुसने की कोई कंप्लेन नहीं की। साफ था कि उसे किसी अर्जेंट काम के लिए जियांग फे से मिलना था। क्या बात है? जियांग फे ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। कोई तुमसे मिलना चाहता है। तियान्यू ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? जियांग फे और भी ज्यादा कंफ्यूज दिखा। वो तियान्यू की बात समझ गया था। जो इंसान उससे मिलना चाहता था वो पक्का गवर्नमेंट के सुपीरियर्स में से एक होगा। इस बार जापानीज का प्लॉट बहुत ही भयानक है। गवर्नमेंट मार्शल आर्ट अलायंस के साथ कोऑपरेट करना चाहती है। तियान्यू ने कहा। तो फिर उन्हें मार्शल आर्ट अलायंस से बात करने दो। वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? जियांग फे ने अपनी आंखें घुमाईं। वो पहले ही मार्शल आर्ट अलायंस से मिल चुके हैं। वो खास तौर पर तुमसे इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड मार्शल आर्ट अलायंस से कुछ अलग नहीं है। तियान्यू ने हंसते हुए कहा। ओह, जियांग फे तुरंत तियान्यू का मतलब समझ गया। वो इस हद तक नाटक कर रहा था कि हर किसी को यकीन हो गया था कि उसके मास्टर जुगे शंजन सच में बहुत फॉर्मिडेबल हैं। न सिर्फ वो खुद एक लेवल 5 मेटा ह्यूमन थे, बल्कि उनका एक डिसाइपल भी लेवल 5 मेटा ह्यूमन था। चूंकि जुगे शंजन मार्शल आर्ट अलायंस से नहीं थे और अब जबकि जापानीज का खतरा ज्यादा गंभीर होता जा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट नेचुरली उनके डिसाइपल जियांग फे के जरिए जुगे शंजन तक पहुंचना चाहती थी। उनसे मिलने की बात भूल जाओ, मैं तुम्हारे जरिए बात करना ज्यादा पसंद करूंगा। जियांग फे ने ऑफर पूरी तरह से ठुकराने से पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। हालांकि ये बर्ताव कुछ ज्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं था, लेकिन जियांग फे के पास और कोई चारा भी नहीं था। जियांग फे अपना असली स्टेटस बहुत अच्छे से जानता था। वो तियान्यू जैसे लोगों के साथ भी चालाकी नहीं कर सकता था, तो उन चालाक और पुराने प्रोफेशनल डिप्लोमैट्स की तो बात ही छोड़ दो। आधे घंटे से भी कम टाइम में वो शायद ये पता लगा लेते कि जियांग फे बहुत सारी बातों के बारे में झूठ बोल रहा है। अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज होने से बचाने के लिए
जियांग फे ने उन चालाक एक्सपर्ट से दूर रहने का फैसला किया। ठीक है फिर? हाँ, टियान्यू ने जियांग फे को मनाने की कोशिश नहीं की। आखिर जियांग फे अब वो भोला भाला लड़का नहीं रहा था जिसे वो पहले जानता था। जब टियान्यू को जियांग फे के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था तो वो उसे बिना बताए चेन काइन से मिलाने ले गया था। टियान्यू को आज भी अपने उस फैसले पर पछतावा था। मिलिट्री ग्रुप को सस्ते दाम पर पोशंस देना टियान्यू को हमेशा खटकता था। यही इकलौती बात थी जिसके लिए टियान्यू जियांग फे की तरफ गिल्टी महसूस करता था। हालांकि जियांग फे ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन टियान्यू को फिक्र थी कि उस इंसिडेंट की वजह से जियांग फे उससे दूरियां बना लेगा। इसलिए जब जियांग फे ने कहा कि वो गवर्नमेंट सुपीरियर से नहीं मिलना चाहता तो टियान्यू को लगा कि जियांग फे अभी भी पिछले इंसिडेंट को लेकर नाराज है। उसे डर था कि कहीं जियांग फे को ये न लगे कि गवर्नमेंट फिर से उसका फायदा उठाना चाहती है। सच कहा जाए तो जियांग फे मिलिट्री ग्रुप को पोशंस देने वाले इंसिडेंट को बहुत पहले ही भूल चुका था। आखिर उसने सिर्फ 1 या 2 बार ही सस्ते पोशंस दिए थे। इसके अलावा जियांग फे के लिए उन पोशंस को बनाने में ज्यादा खर्च नहीं आता था। हालांकि टियान्यू को लगता था कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन जियांग फे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक स्टूडेंट होने के नाते जिसे सोसाइटी का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, जियांग फे पैसों को प्रायोरिटी नहीं देता था। स्कूल छोड़ने के बाद भी जियांग फे सिर्फ मेटाह्यूमन सर्कल के लोगों के साथ ही मिलता जुलता था। इसलिए उसे दुनिया की दौलत और शोहरत की कोई खास परवाह नहीं थी। उसने उन बिलियंस में से 1 पैसा भी खर्च नहीं किया था जो टियान्यू और जियांग फैमिली ने उसे पोशंस के लिए दिए थे। चूंकि जियांग फे अपनी परेशानी टियान्यू के साथ शेयर नहीं कर सकता था, इसलिए टियान्यू नेचुरली अपनी गलत फहमियां दूर नहीं कर पाया। लेकिन ये जियांग फे के लिए पूरी तरह से बुरा भी नहीं था। इस गलत फहमी की वजह से टियान्यू गवर्नमेंट सुपीरियर्स के प्रेशर को रोकने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेगा। इसके अलावा अब जब जियांग फे का बैकग्राउंड इतने अच्छे से पक्का हो चुका था तो गवर्नमेंट सुपीरियर्स भी उस पर ज्यादा प्रेशर डालने की हिम्मत नहीं करेंगे। ओह हाँ, मैं तुमसे एक काम के सिलसिले में मिलने आया था। हालांकि जियांग फे ने गवर्नमेंट सुपीरियर्स के साथ मीटिंग रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन उसे अभी भी टियान्यू के साथ एनर्जी के मामले पर डिस्कस करना था। क्या काम है? टियान्यू ने पूछा। क्या तुम्हारे पास यूरेनियम है? जियांग फे ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पूछा।